नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। घटना चक्र टीजीटी पीजीटी नेट हिस्ट्री की यह आपकी 43वीं सीरीज है टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री का। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। घटना चक्र टीजीटी पीजीटी के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है। एक और बात बताना चाहूँगा आप सभी लोगों से को कि 5500 वन लाइनर क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ है टीजीटी पीजीटी के लिए हिस्ट्री का। डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और 6000 क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ है टीजीटी पीजीटी नेट ज्योग्राफी का, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने में सुविधा होगी तो हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एक बात और बताना चाहूँगा, हिस्ट्री ज्योग्राफी सिविक्स इकोनॉमी सबका आपको हैंड रिटन नोट्स का पीडीएफ मिल जाएगा टीजीटी पीजीटी नेट आदि के लिए। जिनको भी चाहिए हमारे व्हाट्सएप पर संपर्क कर लीजिएगा। जो भी मटेरियल है चार्जेबल है दोस्तों। आइए शुरुआत करते हैं। आज हम गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल देखेंगे। तो देखिए, प्रशस्ति का अर्थ क्या है, प्रशस्ति का अर्थ क्या होता है ये आपको बताना है। तो क्या यह शिलालेख होता है या तांबे की तस्तरी होती है या धातु। देखिए, राजा की स्तुति होती है। प्रशस्ति का मतलब होता है राजा की स्तुति, मतलब प्रशंसा। टीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो किसी व्यक्ति या वस्तु की प्रशंसा में लिखा गया भाषण या ग्रंथ ही प्रशस्ति कहलाता है। प्रशस्ति वंश के विषय में जानकारी देती है। इसका प्रयोग राजा या प्रसिद्ध व्यक्तियों द्वारा अपनी प्रशंसा में करवाया जाता है। प्रश्न 2 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने सीलोन के बौद्ध राजा मेघवर्मन को बोध गया में विहार बनाने की अनुमति दी थी। तो समुद्रगुप्त ने अनुमति दिया था। टीजीटी परीक्षा में पूछा गया है। समुद्रगुप्त का समकालीन लंका का राजा नरेश मेघवर्मन। देखिए, लंका को प्राचीन समय में सीलोन कहा जाता था। तो नरेश मेघवर्मन जो था, उसने चीनी स्रोतों से पता चला है कि इसने समुद्रगुप्त के पास उपहारों सहित एक दूत मंडल भेजा था और गुप्त नरेश की आज्ञा से उसने बोधि वृक्ष के उत्तर में लंका के बौद्ध भिक्षुओं के लिए एक विहार बनवाने की अनुमति मांगी थी। प्रश्न 3 देखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों पाल वंश के दौरान विकसित हुए थे। तो बिल्कुल, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों खिलजी वंश द्वारा नष्ट कर दिए गए। तो यह भी सही है। तो कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन सही है। नहीं, देखिए यहाँ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय विक्रमशिला विश्वविद्यालय, देखिए दोनों खिलजी वंश द्वारा नष्ट किया गया था। तो नालंदा को तो बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था, लेकिन विक्रमशिला विश्वविद्यालय को, इसकी जानकारी मैं आपको देता हूँ। कौन सा कथन सत्य है? तो केवल एक ही सत्य है। नालंदा विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों पाल वंश के दौरान विकसित हुए थे। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर देखिए इसकी व्याख्या देखिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना शक्रादित्य मतलब गुप्त शासक कुमार गुप्त ने किया था, जबकि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया था। तथापि ये दोनों ही बौद्ध विश्वविद्यालय पाल वंश के शासनकाल में काफ़ी विकसित हुए थे, लेकिन इसकी स्थापना अलग अलग 2 शासकों ने की थी। अतः प्रश्नगत कथन 1 जो है सही है। दूसरी ओर इन दोनों को 1193 में आसपास तुर्क आक्रांता मोहम्मद बख्तियार खिलजी द्वारा नष्ट किया गया था, न कि सल्तनत कालीन खिलजी वंश के द्वारा। प्रश्न 4 देखिएगा, पुष्यमित्र शुंग के बाद शासक कौन बना था? तो अग्निमित्र बना था। और अग्निमित्र के बाद कौन बनता है? वसुमित्र बनता है। पुष्यमित्र की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अग्निमित्र शुंग वंश का राजा बना। उसके पिता के शासनकाल में यह विदिशा का उपराजा था, मतलब राज्यपाल था। शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूमि अत्यंत निर्बल और विलासी था। वह अपने शासन के अंतिम दिनों में अपने अमात्य वासुदेव के षड्यंत्रों के द्वारा मार डाला गया। प्रश्न 5 देखिएगा, ग्वालियर के निकट बाघ की गुफाएं निम्नलिखित में से किस युग की चित्रकला की प्रतिनिधित्व करती हैं? तो बाघ की जो गुफाएं हैं वह गुप्त युग की चित्रकला की प्रतिनिधित्व करती हैं। टीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। गुप्त काल में गुफा चित्रांकन का दूसरा उदाहरण बाघ की गुफाएं हैं, जिनका विधि गुप्तकालीन है। इन गुफाओं के चित्र लोक जीवन से संबंधित हैं। प्रश्न 6 देखिएगा, गुप्त काल में युद्ध और शांति का मंत्री माना जाता है। तो युद्ध काल में युद्ध और शांति का मंत्री किसे माना जाता था? संधि विग्रह को। संधि विग्रह गुप्त काल में एक महत्वपूर्ण पदाधिकारी था जो युद्ध एवं शांति का मंत्री होता था। प्रश्न 7 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ संपादित करवाया था? तो कुमारगुप्त प्रथम ने भी करवाया था और समुद्रगुप्त ने भी करवाया था। तो विकल्प सी जो है वहाँ पर सही है। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 7 की व्याख्या, कुमारगुप्त प्रथम के सिक्कों से पता चलता है इसने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया था। अश्वमेध प्रकार के सिक्कों के मुख्य भाग पर यज्ञयूप में बंधे हुए घोड़े की आकृति और पृष्ठ भाग पर श्री अश्वमेध महेंद्र मुद्रा लेख में अंकित है। परंतु अपनी किस महत्वपूर्ण उपलब्धि के उपलक्ष्य में कुमारगुप्त ने इस यज्ञ का अनुष्ठान किया था, यह ज्ञात नहीं है। यद्यपि वाराणसी के दक्षिण पूर्व में स्थित नगवा नामक गांव से प्राप्त एक पाषाण निर्मित अश्व पर चंद्रगु अंकित है। जे रत्नाकर ने इसकी साम्यता चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के साथ की है और बताया है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था, परंतु इस मत का समर्थन किसी अन्य साक्ष्य में नहीं प्रमाणित होता है। इस पर शोध कार्य जारी है।
प्रश्न 8 देखिएगा, निम्नलिखित किस अभिलेख में पट्टवाय श्रेणी का उल्लेख मिलता है? पट्टवाय श्रेणी का उल्लेख किसमें मिलता है? कुमारगुप्त के मंदसौर अभिलेख में शायद। हाँ, मंदसौर देखिए यहाँ पर पीजीटी परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। मंदसौर प्राचीन मालवा में स्थित है, जिसका नाम 10 पूर्व भी मिलता है। यहाँ से प्राप्त कुमारगुप्त के लेख में विक्रम संवत 529 की तिथि निश्चित है। यह लेख प्रशस्ति के रूप में, जिसकी रचना वत्सी भट्टी ने की थी। यह संस्कृत का प्रकांड विद्वान था। मंदसौर के लेख में पट्टवाय श्रेणी तथा इंदौर श्रेणी में तौलिक श्रेणी का उल्लेख है। देखिए, पट्टवाय श्रेणी मतलब रेशमी वस्तु बनाने वाले को पट्टवाय कहा जाता था, पट्टवाय श्रेणी के लोग होते थे। मंदसौर के लेख में पट्टवाय श्रेणी का उल्लेख है और इंदौर के लेख में तौलिक श्रेणी का उल्लेख है। प्रश्न 9 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस स्रोत में मिहिर कुल को एक शैतान के अवतार के रूप में जाना गया है? तो चीनी स्रोत में मिहिर कुल को एक शैतान के अवतार के रूप में जाना जाता है। केबीएस पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद हुडू के नेता तोरमाड़ और उसके पुत्र एवं उत्तराधिकारी मिहिर कुल ने गंगा घाटी पर पुनः अधिकार कर लिया। मिहिर कुल अत्यंत क्रूर अत्याचारी शासक था। चीनी यात्री सुंग युंग तथा हेनसांग ने मिहिर कुल को शैतानी शासक बताते हुए बौद्ध विरोधी बताया है। गौरतलब है कि ग्वालियर के लेख में इसे महान पराक्रमी और पृथ्वी का स्वामी कहा गया है। प्रश्न 10 देखिएगा, आसोपाई दृश्य निम्नलिखित की कला में चित्रित किया गया है। तो किस कला में चित्रित किया गया है आसोपाई दृश्य को? तो मथुरा कला में चित्रित किया गया है। केबीएस पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। मथुरा कला में आसोपाई दृश्य चित्रित पाए गए हैं। मथुरा कला की मूर्ति के प्रथम दर्शन और उसकी पहचान 1836 में हुई है। आजकल यह कोलकाता के संग्रहालय में है। यह आसोपाई का दृश्य है। एस ग्राउज ने 1832 में पालीखेड़ा नामक स्थान से यहाँ की दूसरी महत्वपूर्ण प्रतिमा आसोपाई कुबेर को प्राप्त किया है। कुबेर की आसोपाई मूर्तियाँ मथुरा के पालीखेड़ा, नरौली और मेहरौली से प्राप्त होते हैं। प्रश्न 11 देखिएगा, निम्नलिखित किस अभिलेख में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को राजाधि राजर्षि की उपाधि दी गई है? राजाधि राजर्षि की उपाधि किस अभिलेख में दी गई है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के उदयगिरि लेख में। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के उदयगिरि लेख में चंद्रगुप्त को राजाधिराजर्षि की उपाधि दी गई है। केबीएस पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। उदयगिरि गुहा लेख में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को राजाधिराजर्षि की उपाधि दी गई है। यह अभिलेख चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के संधि विग्रह वीरसेन शैव का है। उदयगिरि का दूसरा गुहालेख चंद्रगुप्त के शासनिक महाराजा का है, जो कि मालवा का गवर्नर था। चंद्रगुप्त के अन्य नाम देवगुप्त, देवराज, देवश्री भी है। इसकी अन्य उपाधियाँ विक्रमांक, विक्रमादित्य, परम भागवत, साहसांक इत्यादि है। चंद्रगुप्त का कला और साहित्य के प्रति अगाध प्रेम था। उसके दरबार में 9 रत्न रहते थे, 9 विद्वान रहते थे, जिसे नवरत्न कहा जाता था। कालिदास, धन्वंतरी, छपड़क, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटकरपर और बारह मिहिर और भरूची जैसे विद्वान इसके नवरत्न थे। प्रश्न 12 देखिएगा, दरबार के नवरत्नों का संबंध किससे था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से, मतलब द्वितीय से। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहिए या चंद्रगुप्त द्वितीय कहिए, पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न 13 देखिएगा, अश्वमेध प्रकार के स्वर्ण सिक्के निम्न के द्वारा चालित किए गए थे। अश्वमेध प्रकार के जो सिक्के थे किसके द्वारा चलाए गए थे? तो समुद्रगुप्त के द्वारा चलाए गए थे। विकल्प बी। देखिए नहीं, बी में समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त दोनों ने अश्वमेध की जगह किया था, तो दोनों के द्वारा चलाए गए थे। विकल्प डी। केबीएस पीजीटी परीक्षा 2011 में पूछा गया प्रश्न है, 2018 में। गुप्त वंश के प्रसिद्ध शासकों में समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त प्रथम ने अश्वमेध प्रकार के स्वर्ण सिक्के चलाए थे। समुद्रगुप्त के अश्वमेध प्रकार के सिक्के के पूर्व भाग पर यज्ञ का घोड़ा और युग का अंकन है। पृष्ठ भाग पर राजा महिषी दत्त देवी की आकृति अंकित है। इस पर समुद्रगुप्त की उपाधि अश्वमेध पराक्रम अंकित है। यही एकमात्र प्रकार का सिक्का है जिस पर समुद्रगुप्त का अंकन नहीं हुआ है। समुद्रगुप्त के अन्य स्वर्ण सिक्के में गरुड़, धनुधारी, परशुधारी, व्याघ्रहंता, बीड़ावादन प्रकार के सिक्के भी मिले हैं। वहीं कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा चलाई गई मुद्राएं खड़गदारी, गजारोही और प्रतिरथ, कार्तिकेय और अश्वमेध प्रकार के हैं। प्रश्न 14 देखिएगा, गुप्त काल के दौरान लोकरका के रूप में किस देवता का उल्लेख मिलता है? लोकरका के रूप में किस देवता का उल्लेख है? तो सूर्य का उल्लेख है। एनबीएस पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। गुप्त काल के दौरान लोकरका मतलब लोकार्क के रूप में सूर्य देवता का उल्लेख मिला है। अभिलेख में सूर्य देवता के विभिन्न नाम मिलते हैं, जैसे भास्कर, आदित्य, वरुण, स्वामी, मार्तंड इत्यादि। मंदसौर शिलालेख के प्रारंभिक श्लोकों में सूर्य की उपासना की गई है। इसी तरह स्कंदगुप्त के कला का इंदौर ताम्रलेख सूर्य पूजा से भी प्रारंभ होता है। इंदौर ताम्रपत्र में 2 क्षत्रियों द्वारा अंतर्वेदी मतलब गंगा यमुना दोआब का क्षेत्र में एक सूर्य मंदिर के निर्माण का भी उल्लेख है।
प्रश्न 15 देखिएगा इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न, किस वंश के शासकों द्वारा भूमि अनुदान का प्राचीनतम अभिलेखित साक्ष्य प्राप्त होता है? तो सातवाहन शासकों के द्वारा जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। सातवाहन वंश के शासकों के अभिलेखों में भूमि और ग्राम दान में दिए जाने का उल्लेख प्राप्त होता है। भारत में भूमि अनुदान का प्राचीनतम अभिलेखित साक्ष्य सातवाहनों के समय में प्राप्त होता है, जब महाराष्ट्र क्षेत्र में अश्वमेध यज्ञ के समय उपहार स्वरूप पुरोहितों को एक गाँव दिया गया था। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा। और वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए प्लेलिस्ट में चेक करिए, घटना चक्र टीजीटी पीजीटी नेट हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट है, पूरा का पूरा कंप्लीट कराया जा रहा है। और इसी तरह से सारे आपको घटना चक्र का जो मोटा बुक है टीजीटी पीजीटी नेट के लिए वो कंप्लीट करा दिया जाएगा। जो केवीएस, एनबीएस, डीएसएसबी, यूपी, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, टीजीटी पीजीटी, एलटी ग्रेड, यूजीसी नेट सबके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। धन्यवाद आप लोग को। नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। घटना चक्र टीजीटी पीजीटी नेट हिस्ट्री की यह 44वीं सीरीज है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। घटना चक्र टीजीटी पीजीटी नेट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। गुप्त और गुप्तोत्तर काल के टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री की सीरीज है घटना चक्र की। तो आइए शुरुआत करते हैं। एक जरूरी जानकारी और देनी है आप लोग को कि 5500 वन लाइनर क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ है टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री का, डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 6000 क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ है टीजीटी पीजीटी ज्योग्राफी का, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन आप बिल्कुल ले सकते हैं। और अगर आपको किसी भी तरह का हैंड रिटन नोट चाहिए तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टीजीटी पीजीटी ऑल इंडिया टीजीटी पीजीटी का हर सब्जेक्ट का आपको मटेरियल्स मिल जाएगा। जिनको भी चाहिए व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, मैसेज ही करिएगा, कॉल बिल्कुल मत करिएगा। जो भी मटेरियल है दोस्तों चार्जेबल है। तो आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 16 देखिएगा, निम्नलिखित वंशों में से उस वंश की पहचान करिए जिसने सर्वप्रथम भूमि अनुदान जारी किया था। तो सातवाहनों ने जारी किया था। केबीएस पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न 17 देखिएगा, गुप्त काल के निम्नलिखित में से किस मंदिर में शिव पार्वती संगीत वाद्यों के साथ उकेरे गए हैं? तो नचना कुठार मंदिर, यह आपका मध्य प्रदेश के पन्ना में है। मध्य प्रदेश के पन्ना जिला में है नचना कुठार मंदिर। वहाँ पर शिव पार्वती संगीत वाद्यों के साथ उकेरे गए हैं। गुप्त काल के मंदिर नचना कुठार में शिव पार्वती मंदिर के साथ साथ ऐसे भी मंदिर हैं जिनमें संगीत वाद्यों के साथ मूर्तियां उकेरी गई हैं। प्रश्न 18 देखिएगा, कांचगुप्त की ऐतिहासिकता का मुख्य साक्ष्य क्या है? तो वो है मुद्रा। जीआईसी पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। प्रयाग प्रशस्ति के प्रारंभ में 8 श्लोक प्राप्त होते हैं जिनमें से कुछ खंडित अवस्था में हैं। चतुर्थ श्लोक में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी चुने जाने का विवरण दिया गया है। समुद्रगुप्त के अन्य भाइयों ने इसके निर्वाचन का विरोध किया है। समुद्रगुप्त को उनके साथ उत्तराधिकार का युद्ध भी लड़ना पड़ा है। इस विद्रोह का नेतृत्व कांच नामक व्यक्ति नामक उसके भाई ने किया था। कांच नामधारी कुछ सिक्के प्राप्त होते हैं। इसके मुख्य भाग पर राजा की आकृति मुद्रा लेख कांच पृथ्वी को जीतकर उत्तम कार्यों को स्वर्ग को जीतता है। समुद्रगुप्त का नाम जैसे यह होता है कि कांच शायद समुद्रगुप्त के बारे में कहा गया है। प्रश्न 19 देखिएगा, गुप्त संवत 61 का मथुरा स्तंभलेख संबंधित है। तो गुप्त संवत 61 का मथुरा स्तंभलेख जो संबंधित है वह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से संबंधित है। जीआईसी पीजीटी में प्रश्न पूछा गया है। गुप्त संवत 61 का मथुरा लेख चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से संबंधित है। यह प्रथम गुप्त शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। मेहरौली लेख के अनुसार इसने विष्णुपद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना भी कराई थी। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 20 देखिएगा, गुप्त युगीन ब्राह्मी अभिलेख से युक्त जैन प्रतिमाएं मिली हैं। गुप्त युगीन ब्राह्मी अभिलेख से जैन प्रतिमाएं जो मिली हैं वह कहाँ से मिली हैं? दुर्जनपुर से। दुर्जनपुर से मिली हैं। जीआईसी पीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। बेशनगर के पास स्थित दुर्जनपुर नामक स्थान से 3 जैन मूर्तियां प्राप्त हुई हैं जिनकी चरण चोटियों पर गुप्तकालीन ब्राह्मी लिपि में 3 लेख उत्कीर्ण हैं। इसमें महाराजा धीराज रामगुप्त नामक एक राजा का भी उल्लेख मिलता है। प्रश्न 21 देखिएगा, गुप्तकालीन ब्राह्मी अभिलेख से युक्त जैन प्रतिमाएं निम्नलिखित में से कहाँ प्राप्त होती हैं? तो यह प्राप्त होती हैं दुर्जनपुर से। पीजीटी में पूछा गया प्रश्न। प्रश्न 22 देखिएगा, पूना ताम्रपत्र लेख संबंधित है। तो यह है प्रभावती गुप्त से संबंधित है। यह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की पुत्री थी। वाकाटक वंश के शासक से इनका विवाह हुआ था। जीआईसी पीजीटी में पूछा गया प्रश्न है ये। पूना ताम्रपत्र लेख का संबंध प्रभावती गुप्त से है। यह अभिलेख वाकाटक वंश के इतिहास के बारे में जानकारी प्रदान करता है। प्रश्न 23 देखिएगा, वशिष्ठ पुत्र पुलमावी के नासिक प्रशस्ति के औपरांत का समीकरण अधोलिखित किस स्थान से किया जाता है? तो यह उत्तरी कोकड़ से किया जाता है। उत्तरी कोकड़ से। जीआईसी में पूछा गया प्रश्न ये। सातवाहन शासक वशिष्ठ पुत्र पुलमावी के नासिक प्रशस्ति के अपरांत का समीकरण उत्तरी कोकड़ से किया जाता है। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। इस वंश के शासकों की राजधानी जो थी वह प्रतिष्ठान थी।
प्रश्न 24 देखिएगा, गुप्त वंश का प्रथम शासक किसे माना जाता है? तो गुप्त वंश का प्रथम शासक माना जाता है श्रीगुप्त को। विकल्प बी जो है वह आपका सही है। गुप्त वंश की स्थापना लगभग 275 ईस्वी में महाराजा श्रीगुप्त द्वारा की गई थी, किंतु गुप्त वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक चंद्रगुप्त प्रथम था, जिसने 319 से 334 ईस्वी तक शासन किया। इसने अपनी महत्ता सूचित करने के लिए अपने पूर्वजों के विपरीत महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देखिएगा, लिच्छवियों का सहयोग व समर्थन प्राप्त करने के लिए चंद्रगुप्त प्रथम ने उनकी राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह किया था। समुद्रगुप्त के प्रयाग अभिलेख से उसे लिच्छवी दौहित्र भी बताया गया है। वायु पुराण एवं नारद स्मृति में गुप्त युग की महत्वपूर्ण सूचनाएं भी प्राप्त होती हैं। प्रश्न 25 देखिएगा, गुप्त शासकों ने किसे लिच्छवी दौहित्र कहा है? तो समुद्रगुप्त को कहा है लिच्छवी दौहित्र, क्योंकि यह चंद्रगुप्त प्रथम की पुत्र थे और चंद्रगुप्त प्रथम की एक पत्नी थी, वह लिच्छवी राजकुमारी थी, उनका नाम था कुमार देवी, इसीलिए इन्हें लिच्छवी दौहित्र कहा गया है समुद्रगुप्त को। जीआईसी पीजीटी में पूछा गया प्रश्न है ये। प्रश्न 26 देखिएगा, महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक? तो चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था। अपनी महत्ता सूचित करने के लिए उसने अपनी पूर्वजों के विपरीत महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देखिएगा, गुप्त संवत 319 शुरू करने वाला, गुप्त संवत जो था 319 ईस्वी में शुरू हुआ था और इसको शुरू करने वाला कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। गुप्त संवत एवं शक संवत के बीच 241 वर्षों का अंतर है। चंद्रगुप्त प्रथम के सिक्कों के मुख्य भाग पर चंद्रगुप्त और कुमार देवी की आकृतियां उनके नामों के साथ अंकित हैं और पृष्ठ भाग पर सिंहवाहिनी देवी के साथ साथ मुद्रा लेख लिच्छवी उत्कीर्ण है। प्रश्न 27 देखिएगा, महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक था चंद्रगुप्त प्रथम। जीआईसी पीजीटी में पूछा गया प्रश्न है ये। प्रश्न 27 देखिएगा। प्रश्न 28, गुप्त संवत प्रारंभ हुआ था, तो कब प्रारंभ हुआ था गुप्त संवत? तो यह प्रारंभ हुआ था 319 ईस्वी में। पीजीटी में पूछा गया प्रश्न ये। प्रश्न 29 देखिएगा, गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय चंद्रगुप्त प्रथम को दिया जाता है। विकल्प बी, पीजीटी में पूछा गया प्रश्न। प्रश्न 30 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? तो किसने सबसे पहले सिक्के जारी किया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने, क्योंकि यह पहला स्वतंत्र शासक था। पीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है। गुप्त शासकों ने चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा सर्वप्रथम सिक्के जारी किए गए थे। चंद्रगुप्त प्रथम के पूर्व शासक श्रीगुप्त और घटोत्कच द्वारा सिक्के जारी नहीं किए गए हैं, कोई साक्ष्य नहीं मिला है। समुद्रगुप्त द्वारा भी कई प्रकार के सिक्के जारी किए गए हैं, परंतु इसका काल चंद्रगुप्त प्रथम के बाद का है। प्रश्न 31 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन प्रथम गुप्त शासक था जिसने स्वर्ण के सिक्के जारी किए? तो चंद्रगुप्त प्रथम था और यह पहला स्वतंत्र शासक भी था। विकल्प सी। प्रश्न 32 देखिएगा, इलाहाबाद शिलालेख में समुद्रगुप्त की प्रशस्ति है, जिसका रचयिता कौन है? हरिशेन। विकल्प ए जो है सही आपका। 2004 में टीजीटी 2004 में पूछा गया प्रश्न है ये। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त के शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है। इस स्तंभ पर समुद्रगुप्त के महासंधि विग्रह हरिशेन ने संस्कृत भाषा में प्रशंसात्मक वर्णन प्रस्तुत किया है, जिसे प्रयाग प्रशस्ति कहते हैं। इसमें समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख है। अशोक निर्मित यह स्तंभ मूलतः कौशाम्बी में स्थित है, जिसे देखिए यह अशोक का ही अभिलेख था जिस पर समुद्रगुप्त ने अपनी कलाकारी की है, मतलब अपना उन्होंने अपने जो हरिशेन ने उस पर प्रशस्ति लिखा, अपना अभिलेख लिखवाया। फिर बाद में अकबर ने भी इलाहाबाद में इसे स्थापित करवाया। उसके बाद जहांगीर और बीरबल के भी उल्लेख इसमें है, लेकिन यह मुख्य रूप से अशोक का है, उसके बाद समुद्रगुप्त ने किया था। प्रश्न 33 देखिएगा, समुद्रगुप्त की इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो वह हरिशेन ने किया था। एमबीएस पीजीटी परीक्षा पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न 34 देखिएगा, प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? तो वह है हरिशेन। पीजीटी 2009 में पूछा गया प्रश्न। प्रश्न 35 देखिएगा, इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न, नहीं रुकते हैं, 5 प्रश्न और देख लेते हैं। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक थे, तो प्रयाग प्रशस्ति के लेखक जो है हरिशेन है। पीजीटी परीक्षा 2006 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न 36 देखिएगा, इलाहाबाद स्तंभ लेख के रचयिता कौन है? कई बार प्रश्न दोहराया गया है, जितनी बार दोहराया उतना प्रश्न दिया है, कम से कम इसको तो आप अच्छे से नोट ही कर लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा, हरिशेन है, इतना तो भूलना ही नहीं चाहिए अगर आप इतिहास के विद्यार्थी हैं तो। प्रश्न 37 देखिएगा, प्रयाग प्रशस्ति का कोट्टूर नामक, देखिए प्रयाग प्रशस्ति का कोट्टूर स्थान अधोलिखित किस स्थान से समीकृत किया गया है? तो यह जो प्रयाग प्रशस्ति का कोट्टूर स्थान है, किस स्थान से समीकृत किया गया है उस स्थान को, तो यह देखना है आपको। तो वह स्थान जो है आपका उड़ीसा में पड़ता है। देखिए कोट्टूर नामक स्थान जो है
प्रयाग प्रशस्ति में कोठूर नामक स्थान का जिक्र है। यह स्थान जो है उड़ीसा के गंजाम जिले में स्थित कोठूर है। कोठूर। प्रश्न संख्या 38 देखिएगा, इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। समुद्रगुप्त के इतिहास का सर्वप्रथम स्रोत इलाहाबाद स्तंभ लेख अथवा प्रयाग प्रशस्ति है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के महासंधि विग्रह हरिशरण ने किया था। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति से उसके जीवन और विजयों के बारे में सूचना मिलती है। प्रयाग प्रशस्ति में उल्लिखित स्थित कोठूर स्थल जो है वह उड़ीसा के गंजाम जिले में स्थित कोठूर है। प्रश्न 38 देखिएगा, पुंड्रवर्धन अधोलिखित किस स्थान से समीकृत है? तो पुंड्रवर्धन जो है वह उत्तरी बंगाल में है। विकल्प बी, जीआईसी में पूछा गया प्रश्न है ये। गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम के समय में उत्तरी बंगाल में पुंड्रवर्धन नामक गुप्तों का ही प्रदेश है। आधुनिक बांग्लादेश के दिनाजपुर जिले में स्थित दामोदरपुर में उसका ताम्रपत्र भी मिलता है, जिसमें इस प्रांत का उल्लेख है। लगभग 1 सदी तक यह प्रांत गुप्त साम्राज्य का अभिन्न अंग भी बना रहा। प्रश्न 39, भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो विसेंट स्मिथ समुद्रगुप्त को कहते हैं। और किसने कहा था? विसेंट स्मिथ ने कहा था। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का महाशासक था, वह कभी पराजित नहीं हुआ। उसकी वीरता को देखकर विसेंट स्मिथ ने उसे भारत का नेपोलियन कहा है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को विक्रमांक विक्रमादित्य भी कहा जाता है। इसकी माँ का नाम दत्त देवी था। देखिए, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की माँ का नाम जो था दत्त देवी, मतलब समुद्रगुप्त की पत्नी थी दत्त देवी। इसका काल गुप्त काल का स्वर्णयुग कहा जाता है, मतलब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का काल। कुमारगुप्त चंद्रगुप्त की पत्नी ध्रुव देवी से उत्पन्न थे। कुमारगुप्त ने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी। और कुमारगुप्त किसके पुत्र थे? वह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के पुत्र थे। हुड़ों पर स्कंदगुप्त की सफलता का विवरण उसके जूनागढ़ अभिलेख में। जूनागढ़ अभिलेख जो है स्कंदगुप्त का है, जिसमें यह जानकारी मिलती है कि हुड़ जो है वह स्कंदगुप्त से पराजित हुए थे। और जूनागढ़ अभिलेख और भीतरी अभिलेख दोनों में यह जानकारी मिलती है। प्रश्न 40, भारत में नेपोलियन किसकी उपाधि है? तो समुद्रगुप्त की उपाधि है। टीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। और पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट के सारे वीडियो फॉलो कर लीजिएगा। ऑल इंडिया टीजीटी पीजीटी के लिए यह जो सीरीज है इंपॉर्टेंट है। चाहे आपका एनबीएस हो, केबीएस हो, डीएसएसबी हो, यूपी हो, बिहार हो, राजस्थान छत्तीसगढ़ टीजीटी पीजीटी हो, एलटी ग्रेड हो, यूजीसी नेट हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। घटना चक्र की बुक अपने आप में अति महत्वपूर्ण है, जो मैं कंप्लीट करा रहा हूँ। और आप लोग 5500 क्वेश्चन का जो पीडीएफ है, रामबाण पीडीएफ है, टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन पीडीएफ है। और 6000 क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ है ज्योग्राफी के लिए, उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी का हैंड रिटन नोट चाहिए टीजीटी पीजीटी के लिए, तो आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद आप लोग को। नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। घटना चक्र टीजीटी पीजीटी नेट हिस्ट्री का यह 45वां भाग है। अगर इसके पहले का वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। घटना चक्र टीजीटी पीजीटी नेट हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आइए सीधे प्रश्नों पे आते हैं। प्रश्न संख्या 41 देखिएगा। एक बात और कहना चाहूँगा कि 5500 वन लाइनर क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ है टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री के लिए, डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 6000 क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ है टीजीटी पीजीटी ज्योग्राफी के लिए, लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, सिविक्स का, इकोनॉमी का, किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी परीक्षा के लिए अगर आपको हैंड रिटन नोट चाहिए तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जो भी मटेरियल है दोस्तों चार्जेबल है, तो जो लोग सीरियस होंगे बस वही लोग संपर्क करेंगे। आइए सीधे प्रश्नों पे आते हैं। प्रश्न संख्या 41 देखिएगा। किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था? तो विसेंट स्मिथ ने कहा था। विकल्प बी। प्रश्न 42 देखिएगा। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो वह समुद्रगुप्त को कहा जाता है। विकल्प ए। पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न 43, निम्न में से कौन सा सम्राट एक कुशल संगीतज्ञ भी था? तो समुद्रगुप्त था। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त शासक बना था। 335 से 375 ईस्वी तक शासन करता है। इसके समय में गुप्त साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ। समुद्रगुप्त की मुद्राएं उसके जीवन एवं कार्यों पर सुंदर प्रकाश डालती हैं। उनके सिक्कों पर उसे बीड़ा वादन करते हुए चित्रित किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि वह एक कुशल संगीतज्ञ भी था। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर मुद्रित और प्रतिरथ व्याघ्र पराक्रम, पराक्रमांक जैसे विरुद्ध उसके गौरवमयी जीवन का स्पष्ट साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। समुद्रगुप्त कवि, संगीतज्ञ एवं विद्या का संरक्षक था। उसने कविराज की उपाधि धारण की थी। इलाहाबाद के स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त की उपाधि धर्म प्रचार बंधु है। धर्म प्रचार बंधु कहा गया इलाहाबाद के स्तंभ लेख में। समुद्रगुप्त ने महान बौद्ध विद्वान वसुबंधु को संरक्षण भी दिया था। अगले प्रश्न पे आइएगा। प्रश्न संख्या 44 देखिएगा। समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा कौन था? समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा कौन था? तो विष्णुगुप्त था। जीआईसी में पूछा गया प्रश्न है। समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा विष्णुगुप्त था। विष्णुगुप्त संभवतः पल्लव वंशी राजा था। कांची मद्रास स्थित कांचीवरम है। समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के 12 शासकों को पराजित किया था, जिसमें कांची
का विष्णुगुप्त भी शामिल था। समुद्रगुप्त की दक्षिणापथ विजय को रायचौधरी ने धर्म विजय की संज्ञा दी है। प्रश्न 45 देखिएगा, समुद्रगुप्त के शासनकाल के समय कांची का शासक कौन था? तो विष्णुगुप्त था। पीजीटी में पूछा गया प्रश्न। प्रश्न 46, समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा कौन था? तो वह था विष्णुगुप्त। कई बार यह रिपीट हो रहा है प्रश्न, 86 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न 47 है देखिएगा, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, मतलब द्वितीय। कोई प्रश्न कितने बार रिपीट हो रहा है तो इसे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है और किस तरह के प्रश्न आते हैं परीक्षाओं में। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य कहते हैं। तो विक्रमादित्य वह प्रथम गुप्त शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। मेहरौली के लेख के अनुसार उसने विष्णुपद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना की थी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग ने प्रारंभिक उत्तर कुंजी में, मतलब ये आयोग कभी कभी गलती करता है, तो कुल मिलाकर यही समझिए। गया और नालंदा से प्राप्त 2 ताम्रलेखों पर क्रमशः गुप्त संवत की तथा 5 की तिथियां अंकित हैं। इसमें समुद्रगुप्त का नाम, उसकी कुछ उपलब्धियां अंकित हैं। समुद्रगुप्त को परम भागवत कहा गया है, लेकिन देखिए समुद्रगुप्त को भी परम भागवत कई जगह कहा गया है, लेकिन परम भागवत शब्द वास्तव में देखा जाए तो यह आपका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का ही है। प्रश्न 48 देखिएगा, निम्नलिखित में से प्रथम गुप्त शासक कौन था जिसने परम भागवत उपाधि धारण की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रश्न 49, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। प्रश्न 50 देखिए, निम्नलिखित में से किस राजा को देवराज नाम से भी जाना जाता है? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को ही। गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का एक अन्य नाम देवगुप्त भी था। इसका प्रमाण सांची और वाकाटक अभिलेखों से भी मिलता है। इसके अन्य नाम देवराज देवश्री भी है, यह भी इसकी उपाधि है। प्रश्न 51 देखिएगा, किस गुप्त राजा को देवगुप्त कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को कहा जाता है। सी NBS PGT में पूछा गया प्रश्न। प्रश्न 52 देखिएगा, निम्न में से किस शासक का एक अन्य नाम देवराज भी है? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का ही एक अन्य नाम देवराज है। विकल्प सी है। PGT परीक्षा 2006 में पूछा गया प्रश्न ये है। प्रश्न 53, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी चंद्रगुप्त ने? तो किस समय चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो शकों के उन्मूलन के बाद। विकल्प ए शायद यही है, शकों के उन्मूलन के बाद ही चंद्रगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता कहा जाता है। पश्चिमी भारत के अंतिम शक राजा रुद्र सिंह तृतीय को चंद्रगुप्त द्वितीय ने 5वीं सदी के प्रथम दशक में परास्त कर पश्चिमी भारत में शक सत्ता का उन्मूलन कर दिया। अपनी इसी उपलब्धि के बाद उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। शकों को हराने के बाद चंद्रगुप्त की एक अन्य उपाधि शकारी भी पड़ा था, तो यह भी ध्यान रखिएगा। चांदी का सिक्का, और इन्होंने जब पराजित किया तो उसके उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के भी चलाए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का एक अन्य नाम नामदेव भी था, और उन्होंने देवगुप्त, देवराज, देवश्री आदि भी कहा जाता है उनको। विक्रमांक, विक्रमादित्य, परम भागवत आदि भी इनको कहा जाता है। इनका संधि विग्रहक एवं सचिव वीरसेन शैव था, जबकि सेनापति आम्र कार्दो बौद्ध था। प्रश्न 54 देखिएगा, गुप्त शासकों में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो गुप्त शासकों में किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। विकल्प बी। TGT 2004 में हालांकि यहाँ पर स्टार लगा हुआ है, लेकिन कोई संशय नहीं है कि विक्रमादित्य की उपाधि जो धारण किया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही धारण किया था। गुप्त शासकों में से चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को विजय प्राप्त करने के पश्चात विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। इसी प्रकार गुप्त शासक स्कंदगुप्त ने भी हुड़ों को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय की तरह विक्रमादित्य, मतलब 2 शासक ऐसे हैं जो विक्रमादित्य की उपाधि धारण किए थे, एक स्कंदगुप्त और एक चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रश्न 55 देखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने किस एक राजवंश से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? तो नागवंश की एक राजकुमारी थी कुबेर नागा, जिससे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने विवाह किया था। वाकाटक वंश में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपनी पुत्री का विवाह किया था। कदम्ब राजवंश की राजकुमारी से उसने अपने पुत्र की विवाह किया था। लिच्छवी राजवंश से चंद्रगुप्त द्वितीय का कोई वैवाहिक संबंध नहीं था। लिच्छवी राज से चंद्रगुप्त प्रथम ने वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने यहाँ सब बताया ही हूँ आपको, दिक्कत वाली बात नहीं है। व्याख्या देख लीजिए, व्याख्या में वही है जो मैं बोला हूँ आपको। प्रश्न 56 देखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह किस राजवंश में किया था? तो वाकाटक में किया था। विकल्प सी। PGT में आया हुआ प्रश्न है ये। प्रश्न 57, इनमें से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्री थी? तो वह थी प्रभावती गुप्त। NBS PGT में कई बार यह प्रश्न आ चुका है 2019 में। प्रश्न 58, निम्नलिखित में से किस वाकाटक राजा ने अनुदान ग्राहियों को चेतावनी दी थी? वाकाटक राजा ने अनुदान ग्राहियों को चेतावनी दी थी, यदि शासक के खिलाफ साजिश रची गई तो उसका अनुदान रद्द किया जाएगा। तो किसने कहा था? प्रवरसेन प्रथम ने कहा था। विकल्प सी। NBS PGT में पूछा नहीं, प्रवरसेन द्वितीय ने कहा था, सॉरी, प्रवरसेन द्वितीय ने कहा था। NBS PGT में प्रश्न पूछा गया है।
प्रवरसेन द्वितीय वाकाटक राजा रुद्रसेन द्वितीय का पुत्र था, जिसका विवाह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की पुत्री प्रभावती गुप्त के साथ हुआ था। उसने अनुदान प्राप्त करने वाले को सख्त चेतावनी दी थी, यदि शासक के खिलाफ षड्यंत्र रचे तो अनुदान समाप्त कर दिया जाएगा। प्रश्न 59 देखिएगा, मेहरौली स्तंभलेख किस शासक से संबंधित है? तो यह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से संबंधित है। विकल्प सी जो है वो आपका सही है। पीजीटी परीक्षा 2004 में पूछा गया यह प्रश्न है। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। दिल्ली में मेहरौली नामक स्थान से मेहरौली लौह स्तंभ प्राप्त होता है, जो वर्तमान में कुतुब मीनार के समीप है। इसमें चंद्र नामक किसी राजा की उपलब्धियों का वर्णन है, जिसका समीकरण गुप्त वंशीय शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से किया जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय विष्णु का उपासक था। भगवान विष्णु के सम्मान में उसने लौह स्तंभ का निर्माण करा था। इस स्तंभ के शीर्ष भाग पर भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ भी अंकित है। प्रश्न 60, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में शामिल कौन नहीं था? तो अमर सिंह शामिल थे, बेताल भट्ट भी शामिल थे, छपड़क भी शामिल थे, नागार्जुन नहीं शामिल थे। तो विकल्प डी जो है नागार्जुन। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में यह कौन कौन है? कालिदास हैं, धन्वंतरी हैं, बारहमीर हैं, अमर सिंह, छपड़क, शंकु, बेताल भट्ट, घटकरपर, भरूची जैसे विद्वान हैं। और ये नवरत्न उज्जैन दरबार को सुशोभित करता था, और उज्जैन जो था विक्रमादित्य का राजधानी था। प्रश्न 61, किस राजा के शासनकाल में चीनी तीर्थयात्री फाहियान आया था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में आया था। पीजीटी में प्रश्न आ चुका है 2010 में। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान ने 399 ईस्वी से 414 ईस्वी तक शासन किया था। और चीनी यात्री ने शासन नहीं किया था, यह आया था 399 से 414 तक। यह भारत का भ्रमण करता है और जन्म चीन के वू यांग में हुआ था। फाहियान ने मध्य देश को ब्राह्मणों का देश कहा है और यहाँ की जनता को सुखी और संपन्न पाया है। फाहियान ने कपिलवस्तु नगर को उजड़ा हुआ पाया है। फाहियान पाटलिपुत्र स्थित अशोक के राजमहल के बारे में लिखता है कि उसका निर्माण दैत्यों द्वारा किया गया है। ताम्लुक में 2 वर्षों तक रहकर फाहियान ने सूत्रों की प्रतिलिपियाँ तैयार की और बौद्ध प्रतिमाओं को चित्रित किया। फाहियान अछूतों को चंडाल कहता था, जो गांव एवं नगरों के बाहर रहा करते थे। प्रश्न 62 देखिएगा, फाहियान किसके शासनकाल में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। प्रश्न 63, चीनी यात्री फाहियान भारत आया था किसके शासनकाल में? तो स्कंदगुप्त के समय में आया था, नहीं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में आया था। जी ऐसी में प्रश्न आ चुका है। प्रश्न 64 देखिएगा, वो गुप्त और वाकाटक रानी का नाम का जिसने अनुदान स्वरूप भूमि दी थी? तो प्रभावती गुप्त ने दिया था। अनुदान स्वरूप भूमि प्रभावती गुप्त ने किया था और प्रभावती गुप्त के ताम्रलेख में इसकी जानकारी मिलती है। प्रश्न बी देखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसिंह द्वितीय के साथ कर दिया था। विवाह के कुछ ही समय बाद प्रवरसेन रुद्रसेन की मृत्यु हो गई। प्रभावती गुप्त जो थी वाकाटक राज्य की संरक्षिका बन गई। उनके 2 पुत्र थे, दिवाकर सेन एवं दामोदर सेन, जो अवयस्क थे। भूमिदान संबंधी उसके अभिलेख की लिपि पर गुप्तकालीन प्राच्य शैली का अभाव पता चलता है। प्रश्न 65, इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न देखिएगा, कुमार देवी किस गुप्त शासक की पत्नी थीं? तो चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी थी, लिच्छवी राजकुमारी थी यह कुमार देवी। टीजीटी में प्रश्न आ चुका है। चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 335 ईस्वी तक गुप्त वंश का वार्षिक संस्थापक था। इसने महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी। इसके राज्यारोहण की जो तिथि थी 319 ईस्वी मानी जाती है। मुद्रा साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, सारे वीडियो देखिएगा, सभी वीडियो इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जितना भी घटना चक्र का मोटा बुक है टीजीटी पीजीटी के लिए, ऑल इंडिया टीजीटी पीजीटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, उसका पूरा का पूरा कंप्लीट करा रहा हूँ। आप उसी वीडियो को देखें, ध्यान से देखें। धन्यवाद आप लोग को। नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। घटना चक्र टीजीटी पीजीटी नेट हिस्ट्री की सीरीज चल रही है और यह सीरीज संख्या 46 है दोस्तों। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, घटना चक्र टीजीटी पीजीटी नेट हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। एक बात और कहना चाहूँगा आप सभी लोगों से कि 5500 वन लाइनर क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ है टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री के लिए और 6000 क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ है टीजीटी पीजीटी ज्योग्राफी के लिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, डाउनलोड कर सकते हैं। अगर डाउनलोड करने में असुविधा होती है तो हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा। और जो भी मटेरियल है दोस्तों चार्जेबल है। एक बात और बताना चाहूँगा कि अगर आपको इतिहास का, भूगोल का, राज्य व्यवस्था, इतिहास का, भूगोल का, सिविक्स का, इकोनॉमी का, किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी मीडियम में, किसी भी तैयारी के लिए अगर आपको हैंड रिटन नोट चाहिए तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जो भी मटेरियल है दोस्तों चार्जेबल है। आइए सीधे प्रश्नों पर आते हैं और आप मैसेज ही कर सकते हैं, कॉल बिल्कुल मत करिएगा। आइए सीधे प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 66 देखिएगा, सम्राट कुमारगुप्त प्रथम की माता का नाम क्या था? तो कुमारगुप्त प्रथम की माता का नाम क्या था ये बताना है आपको। तो
देखिए मैं बता रहा हूँ, इसका विकल्प ही देख लेते हैं क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा रहता है। देखिए विकल्प बी ध्रुव देवी था, क्योंकि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो थे वह ध्रुव देवी से विवाह हुआ था और उनके बेटे जो थे, उनके पुत्र जो थे वह कुमारगुप्त थे। तो पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बाद कुमारगुप्त प्रथम साम्राज्य की गद्दी पर बैठते हैं। वह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की पत्नी ध्रुव देवी से उत्पन्न संतान थे और उसका गोविंद गुप्त नामक एक छोटा भाई भी था जो कुमारगुप्त के समय वैशाली का राज्यपाल था। प्रश्न 67 देखिएगा, निम्न में से किसके सोने के सिक्के वजन में सबसे ज़्यादा भारी थे? तो स्कंदगुप्त के जो सिक्के थे सबसे ज़्यादा भारी थे। पीजीटी परीक्षा 2003 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए स्कंदगुप्त के पूर्व के गुप्त शासकों के सिक्के कुषाण सिक्कों के मानकों के अनुरूप थे। स्कंदगुप्त के समय हमें गुप्तों के स्वर्ण सिक्के में मिलावट मिलने लगती है, जिसने मुद्राओं का वजन बढ़ता गया और स्कंदगुप्त के स्वर्ण सिक्के का वजन जो था 144 ग्रेन था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देखिएगा, स्कंदगुप्त के शासनकाल में 5 जैन तीर्थंकरों की पाषाण प्रतिमाओं का निर्माण करवाया गया था। वैन्यगुप्त नामक एक परवर्ती गुप्त शासक ने जो शैव था वैवर्तिक संघ नामक महायान बौद्ध संस्थान को दान दिया था। मंदसौर के लेख में पट्टवाय श्रेणी मतलब रेशमी सूत्र बनाने वाले को पट्टवाय कहा जाता था। इंदौर लेख में तैलिक श्रेणी का उल्लेख मिलता है। प्रश्न 68 देखिएगा, मंदसौर प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो वत्स भट्टी ने की थी। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये। मंदसौर प्राचीन मालवा में स्थित है, जिसका एक नाम 10 पूर्व भी मिलता है। यहाँ से प्राप्त कुमारगुप्त के लेख में विक्रम संवत 519 ईस्वी की तिथि निश्चित की गई है। यह लेख प्रशस्ति के रूप में है, जिसकी रचना वत्स भट्टी ने की थी। यह संस्कृत का प्रकांड विद्वान था। इस अभिलेख में सूर्य मंदिर के निर्माण का वर्णन भी मिलता है। प्रश्न 69 देखिएगा, निम्नलिखित अभिलेखों में से किस एक में स्कंदगुप्त के राज्यकाल में हुड़ों के आक्रमण का उल्लेख है? तो किसमें हुड़ों के आक्रमण का उल्लेख है? तो जूनागढ़ और भीतरी दोनों अभिलेखों में है, लेकिन ज़्यादा जो है आक्रमण का उल्लेख जो है वह भीतरी लेख में है, जबकि हुड़ों जीत का जो वर्णन है वह जूनागढ़ में है। तो केवल आक्रमण की बात कर रहा है तो भीतरी अभिलेख। भीतरी स्तंभ लेख जो है गाजीपुर, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में है। भीतरी स्तंभ लेख जो है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में है। पुष्यमित्रों और हुड़ों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन मिलता है। हुड़ मध्य एशिया में निवास करने वाली एक बर्बर जाति थी, जिसका प्रथम आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में हुआ था, जिसमें हुड़ पराजित हुए थे। यूए राय के अनुसार इसका नेता खुशनवाज था, जिसने ईरान के ससानी शासकों को दबाने के बाद भारत पर आक्रमण किया था। सोमदेव के कथा श्री सागर एक ग्रंथ है जिसकी रचना सोमदेव ने किया था। इसमें उल्लेख मिलता है कि उज्जैनी के राजा महेंद्रादित्य के पुत्र कुमारा विक्रमादित्य ने मलेच्छों को जीता था। जूनागढ़ अभिलेख में उसके सुव्यवस्थित शासन एवं गिरनार के पूर्वपति चक्रपाली द्वारा सुदर्शन झील के बांध के पुनर्निर्माण का विवरण भी सुरक्षित है। इंदौर ताम्रलेख में सूर्य की पूजा और सूर्य मंदिर में दीपक जलाए जाने के लिए धन दान दिए जाने का भी विवरण मिलता है। प्रश्न 70 देखिएगा, हुड़ों का आक्रमण वर्णित है। हुड़ों का आक्रमण किसमें है? तो जूनागढ़ में भी है और भीतरी लेख में है, लेकिन भीतरी जूनागढ़ में जीत का वर्णन है, भीतरी लेख में सिर्फ आक्रमण का वर्णन है। तो विकल्प ए जो है सही है, भीतरी अभिलेख में। पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न 71 देखिएगा, हुड़ों का प्रथम आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? हुड़ों का जो पहला आक्रमण हुआ था स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। स्कंदगुप्त ने हुड़ों को पराजित कर दिया, लेकिन उसके बाद भी हुड़ आक्रमण करते रहे परवर्ती गुप्त शासकों के, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्षति हुई थी गुप्त साम्राज्य की। प्रश्न 72 देखिएगा, किस गुप्त शासक ने हुड़ों को पराजित किया था? तो पराजित किया था स्कंदगुप्त ने। यह कई बार प्रश्न आ चुका है, आप ध्यान में रखिएगा। प्रश्न 73 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हुड़ों पर विजय प्राप्त की थी? तो स्कंदगुप्त ने। आप समझ सकते हैं कितनी बार प्रश्न पूछा जा रहा है। हुड़ों पर भारत पर किसके समय में आक्रमण हुआ था? तो हुड़ों ने भारत पर किसके समय में आक्रमण किया था? तो गुप्तों के समय किया था, स्कंदगुप्त के समय में। टीजीटी परीक्षा 2004 में पूछा गया प्रश्न है। हुड़ों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में 455 ईस्वी में हुआ था। स्कंदगुप्त के हाथों में बुरी तरह परास्त हुए थे। यह आक्रमण एक धावा मात्र रहा और देश के ऊपर इसका कोई तात्कालिक प्रभाव नहीं पड़ा, किंतु परोक्ष रूप से उसने गुप्त साम्राज्य की पतन की गति को तेज कर दिया। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद 5वीं सदी ईसा ईस्वी के 6 सदी ईसा के प्रारंभ में, मतलब 5वीं सदी से लेकर 6 सदी तक हुड़ बराबर आक्रमण करते रहे। स्कंदगुप्त ने पराजित कर दिया, लेकिन उस बार उन्होंने धावा बोल दिया था। उसके बाद उन्हें यह अंदाज हो चुका था कि गुप्त साम्राज्य को किस तरह से परास्त किया जा सकता है। तो उसके बाद उसके बाद के जो शासक थे वो उतने योग्य नहीं रहे और उस हिसाब से हुड़ों ने काफ़ी क्षति पहुँचाया था। प्रश्न 75 देखिएगा, हुड़ सरदार मिहिर कुल को पराजित किया था। हुड़ सरदार मिहिर कुल को पराजित किया था तो नरसिंह गुप्त ने। उत्तरवर्ती जो गुप्त शासक थे उसमें सबसे ज़्यादा
सबसे ज़्यादा जो शासी शासक था वह नरसिंह गुप्त था। इसने मिहिर कुल को पराजित किया था। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। हुड़ नरेश मिहिर कुल बड़ा क्रूर एवं आताताई था। हेनसांग के विवरण से पता चलता है कि उसने मगध के राजा बालादित्य पर आक्रमण किया था किंतु पराजित हुआ। नरसिंह गुप्त ही बालादित्य है किंतु पराजित हुआ और बंदी बना लिया गया। हेनसांग ने जिस बालादित्य का उल्लेख किया उस समीकरण के विषय में मतभेद है। संभवतः नरसिंह गुप्त बालादित्य ही है। प्रश्न 76 देखिएगा, यहाँ पर आपको मिलान करना है तो मिलान कर लीजिए। कुमारगुप्त प्रथम ने किसके साथ साथ का विवाह हुआ था कुमारगुप्त प्रथम का? तो महादेवी अनंत देवी से। चंद्रगुप्त द्वितीय का विवाह हुआ था महादेवी कुबेर नागा से। और चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह हुआ था महादेवी कुमार देवी से। इस तरह से आप लोग सम्मिलित कर सकते हैं। प्रश्न 76 देखिएगा। प्रश्न 77 देखिएगा। प्रश्न 77, गुप्त शासकों ने कौन सा विरुद्ध धारण नहीं किया था? तो गुप्त शासकों ने परमेश्वर, परमभट्टारक, महाराजाधिराज यह उपाधि धारण की थी, लेकिन धर्म प्रवर्तक किसी का उपाधि नहीं था। पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। विशाल गुप्त साम्राज्य की, देखिए, विशाल गुप्त साम्राज्य की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक थी। मौर्य शासकों के विपरीत गुप्तवंशी शासक अपनी दैवी उत्पत्ति में विश्वास करते थे और महाराजाधिराज, परमभट्टारक, एकराट, परमेश्वर जैसी विशाल उपाधियां भी धारण करते थे। प्रश्न 78 देखिएगा, गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ है? तो गुप्तकालीन दशावतार मंदिर जो है देवगढ़ में है। देवगढ़ कहाँ है? यह आपका ललितपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ललितपुर में उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में मतलब प्राचीन झांसी से ही अलग होकर ललितपुर बना। तो जिले में देवगढ़ नामक स्थान से यह मंदिर प्राप्त हुआ है। इस मंदिर में गुप्त मंदिरों की सभी विशेषताएं प्राप्त होती हैं। मंदिर की दीवारों पर शेष सैया पर शयन करते हुए भगवान विष्णु, नर नारायण, गजेंद्र मोक्ष आदि के सुंदर दृश्य अंकित हैं। गर्भगृह के ऊपर पिरामिडनुमा ऊंचा तिहरा शिखर भी मिलता है जिसके चारों ओर दिशाओं में चैत्याकार कीर्तिमुख तथा उसके ऊपर बीच में खरबूजिया आकार का विशाल आमलक भी मिलता है। इस प्रकार जहां अन्य मंदिरों की छतें सपाट हैं वहां इस मंदिर का जो है शिखर मंदिर है। यह शिखर पहला ऐसा मंदिर है जो शिखर युक्त है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। अगले प्रश्न पे आइएगा, इसकी व्याख्या देख लीजिए। व्याख्या तो फिलहाल हो ही गया है, अभी व्याख्या है तो देख लेते हैं पूरा व्याख्या, क्योंकि व्याख्या ही मस्ट होता है। भीतरगांव का मंदिर उत्तर प्रदेश के कानपुर जिला में स्थित है। और यह जो मंदिर है भीतरगांव का, ये लक्ष्मण मंदिर है, कानपुर में है और यह ईंटों से बना हुआ मंदिर है और यह भी शिखर युक्त है। तिकवा का विष्णु मंदिर जो है मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। गुप्तकालीन अन्य मंदिरों में एरण का विष्णु मंदिर, एरण जो है सागर जिला में है, तो यह भी आपका विष्णु मंदिर है। नचना कुठार का पार्वती मंदिर मध्य प्रदेश के पन्ना में है। भूमरा का शिव मंदिर जो है नागौद में है मध्य प्रदेश के, यह भी है। जैसे भी गुप्तकालीन मंदिर है। प्रश्न 79 देखिएगा, किस मूर्ति में सबसे पहले रामायण से दृश्य प्रकट हुए हैं? तो नचना कुठार में। नचना कुठार का जो मंदिर है मध्य प्रदेश के पन्ना में है। यहाँ पर रामायण के दृश्य अंकित हैं। टीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है। सबसे पहले रामायण के दृश्य नचना कुठार से प्राप्त मूर्ति में प्रकट हुए हैं। प्रश्न नंबर 80 देखिएगा, इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में पाशुपतों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। तो पाशुपतों का जो सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय, पाशुपत संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे लकुलिस थे, ध्यान रखिएगा। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय पाशुपतों का महत्वपूर्ण केंद्र क्या था? मथुरा। पीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है। पाशुपत संप्रदाय सेवों का सबसे प्राचीन संप्रदाय था। इसकी उत्पत्ति ईसा पूर्व 2री सदी में हुआ था। पुराणों के अनुसार इस संप्रदाय की स्थापना लकुलिस और तथवा लकुली नामक ब्रह्मचारी ने किया था। इस संप्रदाय के अनुयायी लकुलिस को शिव का अवतार मानते हैं। इसका प्राचीन अंकन कुषाण शासक हुविस्क की एक मुद्रा पर भी मिलता है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में 3 लेख मथुरा नगर से मिलते हैं। पहला लेख मथुरा संग्रहालय से प्राप्त होता है, गुप्त संवत का ये सब है। इस शिलालेख में उदिताचार्य द्वारा उपमितेश्वर एवं कपिलेश्वर नामक शिव प्रतिमाओं की प्रतिष्ठापना का वर्णन है। खंभे पर ऊपर त्रिभुज तथा नीचे दंडधारी रूप लकुलिस का मूर्ति है। चंद्रगुप्त के शासनकाल में उपलब्ध लेखों में यह लेख सबसे प्राचीन है। इसकी तत्कालीन मथुरा में शैव धर्म के होने की बात कही गई है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। घटना चक्र टीजीटी पीजीटी नेट हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। और किसी भी परीक्षा के लिए, किसी भी मीडियम में, किसी भी तैयारी के लिए, किसी भी सब्जेक्ट का अगर आपको हैंड रिटेन नोट चाहिए तो आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जो भी मटेरियल है दोस्तों चार्जेबल है, जो भी मटेरियल है बेहतरीन है। पीडीएफ फॉर्मेट में सारे मटेरियल आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। धन्यवाद आप लोग को। नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। घटना चक्र टीजीटी पीजीटी नेट हिस्ट्री का यह 47वां भाग है। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। घटना चक्र टीजीटी पीजीटी नेट हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। यह 47वां भाग है।
5500 वन लाइनर क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ तैयार है टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री के लिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड कर सकते हैं। 6000 क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ आपका ज्योग्राफी के लिए टीजीटी पीजीटी का तैयार है, डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपको किसी प्रकार की सुविधा होती है तो हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, डाउनलोड करने में सुविधा होती है तो। और आप लोग की जानकारी के लिए बता दें, टीजीटी पीजीटी किसी भी सब्जेक्ट का किसी भी मीडियम में किसी भी तैयारी के लिए अगर आपको हैंड रिटेन नोट चाहिए तो पूरा का पूरा हैंड रिटेन नोट्स आपको मिल जाएगा, और हैंड रिटेन नोट्स का पीडीएफ मिल जाएगा। जिनको भी चाहिए आप संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में है। आइए सीधे प्रश्नों पे आते हैं। और जो भी मटेरियल है दोस्तों चार्जेबल है, तो जो लोग सीरियस होंगे बस वही लोग संपर्क करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ ऐतिहासिक महत्व का नहीं है? कौन सा ग्रंथ है ऐतिहासिक महत्व का नहीं है, ये कह रहा है। तो बाणभट्ट का जो कादम्बरी है ये आपका साहित्यिक रचना है, ऐतिहासिक नहीं है। विकल्प सी। पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये। कादम्बरी बाणभट्ट की कृति है, इसमें अपवाद स्वरूप कुछ ऐतिहासिक जानकारी मिलती है, अतः इसका ऐतिहासिक महत्व नगण्य ही है। कालिदास का मालविका अग्निमित्रम 5 अंकों का नाटक है, जिसमें मालविका और अग्निमित्र की प्रणय कथा है। मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में जानकारी मिलती है। कल्हड़ की रात तरंगड़ी से आदिकाल से लेकर 1151 ईस्वी तक के कश्मीर के शासन की जानकारी मिलती है। प्रश्न 82 देखिएगा, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखी साक्ष्य क्या है? तो ईरण से सती प्रथा का अभिलेखी साक्ष्य मिलता है। पीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखी साक्ष्य ईरण से प्राप्त होता है। यह अभिलेख 510 ईस्वी का है, जिसमें गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का प्रमाण मिलता है। प्रश्न 83 देखिएगा, सती प्रथा का उल्लेख करने वाले प्रथम अभिलेख कहाँ मिले हैं? तो ईरण में मिले हैं। पीजीटी परीक्षा 2011 प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न 84 देखिएगा, कायस्थ शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस स्मृति में मिलता है? तो याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है कायस्थ शब्द का उल्लेख। पीजीटी परीक्षा 2004 में पूछा गया प्रश्न है ये। कायस्थ शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है, जबकि गुप्तोत्तर काल की ओशनम स्मृति में भी एक जाति के रूप में इसका उल्लेख मिलता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखिएगा, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में चारों वर्णों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र को विराट पुरुष के 4 विभिन्न अंगों से उत्पन्न होता बताया गया है। तैत्तिरीय संहिता में वैश्य वर्ण का मुख्य उद्यम कृषि और पशुपालन बताया गया है। सर्वप्रथम पराशर स्मृति में कृषि को ब्राह्मण वर्ण की वृत्ति निरूपित किया गया। वृत्ति मतलब आजीविका निरूपित किया गया है। सर्वप्रथम जाबालो उपनिषद में 4 आश्रमों का वर्णन है। देखिए, छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का वर्णन है और जाबालो उपनिषद में 4 आश्रमों का वर्णन है। यह चीज ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पे आइएगा। प्रश्न 85 देखिए, एक जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, तो कहाँ मिलता है? ओशनम स्मृति में। प्रश्न 86, निम्नलिखित में से किस शाही अफसर के जिम्मे यात्रियों के जान माल की सुरक्षा का कार्यभार था? तो राजभाट के जिम्मे, शाही अफसर के जिम्मे यात्रियों के जान माल का जिम्मा था। एनबीएस पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। राजभाट शाही अधिकारियों का प्रमुख कार्य मार्ग में यात्रियों को संपूर्ण सुरक्षा प्रदान कर उन्हें गंतव्य तक पहुंचने में सहायता करना था। इनके द्वारा यात्रियों को सुरक्षा प्रदान कर शासक के प्रति विश्वास बढ़ाना था। प्रश्न 87 देखिएगा, किस युग को भारतीय इतिहास का क्लासिकल युग कहते हैं? तो गुप्त युग को कहते हैं क्लासिकल युग। विकल्प सी। यह पीजीटी परीक्षा 2010, 9, 6 सब में पूछा गया प्रश्न है ये। प्रश्न इसकी व्याख्या देख लीजिए। गुप्त शासकों के शासनकाल में सभ्यता और संस्कृति के प्रत्येक क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई। हिंदू संस्कृति अपने उत्कर्ष की पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी। गुप्त काल की चौमुखी प्रगति को ध्यान में रखकर ही इतिहासकारों ने इस काल को स्वर्णयुग कहा है। इसी काल को क्लासिकल युग अथवा भारत का पेरिकली युग भी कहते हैं इसे। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देखिएगा, समुद्रगुप्त का आदर्श संपूर्ण पृथ्वी को बांधना था। समुद्रगुप्त का आदर्श संपूर्ण पृथ्वी को बांधना था, मतलब धरणी बंध था। इसकी धरणी बंद मतलब संपूर्ण पृथ्वी को बांधना। जबकि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का आदर्श जो था कृतनस्य प्रतिविजय, मतलब समस्त पृथ्वी को जीतना। इस युग की कला में आद्योपांत आध्यात्मिकता, शालीनता और भारतीयता दिखाई देती है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहते हैं। प्रश्न 88 देखिएगा, गुप्त काल को क्लासिकल युग क्यों कहते हैं? तो कला और साहित्य में प्रगति के कारण गुप्त काल को क्लासिकल युग कहते हैं। तो विकल्प बी जो है वह आपका सही है। पीजीटी परीक्षा तो सन 2000 में पूछा गया प्रश्न है ये। प्रश्न 89 देखिएगा, गुप्त काल में अजंता की कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? तो गुफा संख्या 16 और 17। पीजीटी परीक्षा सन 2000 में पूछा गया प्रश्न है ये। अजंता की गुफा संख्या 16 और 17 का संबंध गुप्त काल से है। 9वीं 10वीं गुफाओं के
चित्र प्रथम सदी ईसा पूर्व के हैं। पहली दूसरी गुफाओं के चित्र जो हैं 7वीं शताब्दी ईसा ईस्वी के हैं। और 10वीं गुफा के जो स्तंभों पर अंकित चित्र है वह 16वीं 17वीं गुफाओं के चित्र जो हैं गुप्तकालीन हैं। तो गुफा संख्या 16 और 17 जो है गुप्तकालीन है। अजंता के जो गुफा चित्र हैं वो बौद्धकालीन है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्धकालीन नहीं है। अजंता की गुफा संख्या 16 में मड़ासन राजकुमारी का चित्र सर्वाधिक सुंदर और आकर्षक है। 17वीं गुफा के चित्र जो हैं विविध प्रकार के हैं, इसे चित्रशाला भी कहते हैं। इसमें जातक कथाएं हैं 17वीं गुफा में। प्रश्न संख्या 90 देखिएगा। अजंता के प्राचीनतम चित्र का काल है, प्राचीनतम चित्र का काल क्या है? पहली शताब्दी ईसा पूर्व का काल है। टीजीटी परीक्षा सन 2001 में पूछा गया प्रश्न है। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। प्रारंभ में अजंता के 29 गुफाओं के चित्र बने हैं, परंतु वर्तमान में केवल 6 गुफा ही शेष हैं। 9वीं 10वीं गुफाओं के चित्र प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। पहली और 10वीं गुफा के चित्र जो हैं 7वीं शताब्दी ईस्वी के हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देखिएगा। 16वीं 17वीं गुफाओं के भित्ति चित्र जो हैं वो गुप्तकालीन हैं। अजंता के गुफा चित्र बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। अजंता की गुफा संख्या 16वीं गुफा के चित्र जो हैं मड़ासन राजकुमारी से संबंधित हैं। और जातक कथाएं सबसे अधिक 17वीं सदी के गुफाओं में चित्रित हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न संख्या 91 देखिए। निम्नलिखित में से अजंता के किस गुफा में मड़ासन राजकुमारी का दृश्य अंकित है? तो गुफा संख्या 16 में। और जातक कथा किसमें अंकित है? गुफा संख्या 17 में। गुफा संख्या 17 को ही चित्रशाला बोलते हैं। प्रश्न 92 देखिएगा। किस काल के मंदिर की वास्तुकला में सर्वप्रथम गंगा और यमुना की आकृतियाँ मिलती हैं? तो किस मंदिर की वास्तुकला में गंगा यमुना की आकृतियाँ मिली हैं? तो गुप्त काल में गंगा और यमुना की आकृतियाँ मिलती थीं मंदिर के प्रवेश द्वार के पास। अभी भी कुर्मवाहिनी मकरवाहिनी कुछ मंदिर होते हैं जहाँ पर गंगा और यमुना की मूर्तियाँ मिल जाती हैं। दक्षिण भारत के मंदिरों की विशेषता यह होती है कि वहाँ पर जो भगवान के जो दो द्वारपाल होते हैं उनका रहता है फोटो, उनकी जो तस्वीर होती है या फिर उनकी पेंटिंग होती है। इसी व्याख्या देख लीजिएगा। गुप्तकालीन वास्तुकला के सर्वोत्तम उदाहरण मंदिर हैं। वस्तुतः मंदिर के अवशेष हमें इसी काल से मिलने लगते हैं। गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर बने चौखट पर मकरवाहिनी और कुर्मवाहिनी यमुना की आकृतियाँ उत्कीर्ण मिलती हैं, जो गुप्तकाल की अपनी विशेषता है। द्वार के अलंकरण के संबंध में बारामीर का मत है कि द्वार शाखा के चौथाई भाग में प्रतिहारी, द्वार शाखा जो भी है इसके चौथाई भाग में प्रतिहारी तथा शेष में मंगल, विहग, श्रीवृक्ष, स्वास्तिक, घट, मिथुन, पत्रवल्ली आदि का अंकन होना चाहिए। कालिदास ने भी शंख और पद्म के अंकन का उल्लेख किया है। गुप्त काल के अधिकांश मंदिर पाषाण निर्मित हैं। केवल भीतर गांव एवं सिरपुर का जो मंदिर है वह ईंटों से बना मंदिर है। प्रश्न 93 देखिएगा। धमे के स्तूप है। धमे के स्तूप जो है आपका सारनाथ में है। विकल्प सी। पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है ढेर या थूहा। इसका प्रारंभिक रूप अर्धगोलाकार है। धमे के स्तूप सारनाथ में स्थित है। इसका अंतिम निर्माण गुप्त सम्राटों के काल में ही माना जाता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देखिएगा। राजगृह स्थित जरासंघ की बैठक का निर्माण गुप्त सम्राटों के काल में माना जाता है। उदयगिरी पहाड़ी से चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के विदेश सचिव वीरसेन के प्राप्त लेख से पता चलता है कि उसने यहाँ एक शैव गुफा का निर्माण भी करवाया था। प्रश्न 94 देखिएगा। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? तो वो है कालिदास। विकल्प सी। टीजीटी परीक्षा सन 2010 में पूछा गया प्रश्न है। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कालिदास हैं। यह गुप्तकालीन सर्वोत्कृष्ट रचना है। इसमें दुष्यंत और शकुंतला के मिलन का वर्णन है। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस की रचना की है। इसमें चाणक्य की योजनाओं का वर्णन है। बाणभट्ट हर्ष का दरबारी कवि है। इसमें हर्षचरित और कादम्बरी नामक पुस्तक का लेखक भी है। बाणभट्ट ने 2 पुस्तकें लिखी थी। भास ने स्वप्नवासव दत्ता, चारु दत्ता और अरभृंग की रचना की है। 3 पुस्तकें जो लिखी यहाँ लिखा है भास ने लिखा है। प्रश्न 95 देखिएगा। इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न। मालविकाग्नि मित्रम के रचयिता कौन है? तो ये आपके कालिदास हैं। पीजीटी परीक्षा 2016 में 2006 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा। और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में जाइएगा। घटनाचक्र टीजीटी पीजीटी नेट हिस्ट्री नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। ऑल इंडिया टीजीटी पीजीटी के लिए सभी इंपॉर्टेंट वीडियो हैं दोस्तों, आप लोग बिल्कुल फॉलो करिए पूरी घटनाचक्र को। धन्यवाद आप लोग को। नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। घटनाचक्र टीजीटी पीजीटी नेट हिस्ट्री का यह 48वां सीरीज है।
अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, घटनाचक्र टीजीटी पीजीटी के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, घटनाचक्र टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री के नाम से। तो आइए सीधे प्रारंभ करते हैं। 48वीं सीरीज है और ये घटनाचक्र के बुक की सीरीज है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और 5500 वन लाइनर क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ है टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री के लिए, डाउनलोड कर लीजिएगा। और 6000 क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ है टीजीटी पीजीटी ज्योग्राफी के लिए, उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और जो भी मटेरियल है दोस्तों चार्जेबल है। एक बात और कहना चाहूँगा आप सभी लोगों से, किसी भी विषय का किसी भी परीक्षा के लिए किसी भी मीडियम में अगर आपको हैंड रिटेन नोट चाहिए तो आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जो भी मटेरियल है दोस्तों चार्जेबल है, जो भी मटेरियल है बेहतरीन है। टीजीटी पीजीटी एनबीएस केबीएस सारा मटेरियल मिल जाएगा आपको, एनीथिंग एनी सब्जेक्ट एनी मीडियम। आइए प्रारंभ करते हैं। प्रश्न नंबर 86 देखिएगा, सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन थे? तो सांख्य दर्शन के प्रणेता जो थे वह कपिल मुनि थे, विकल्प डी। पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। सांख्य दर्शन प्राचीन भारतीय खड़ दर्शनों में से एक प्रमुख दर्शन है, 6 दर्शन है जिसमें सांख्य दर्शन भी है। महर्षि कपिल सांख्य दर्शन का प्रतिपादक और आचार्य माने जाते हैं। कहा जाता है इन्होंने सांख्य सूत्र और तत्वमीमांसा नामक ग्रंथों की रचना की थी। प्रश्न 97 देखिएगा, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने यह सिद्ध किया कि धरती गोल है एवं अपनी धुरी पर चक्कर काटती है? तो यह बात किसने कही थी? तो आर्यभट्ट ने कही थी। टीजीटी में प्रश्न आ चुका है ये। अगले प्रश्न पे आइएगा, इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। आर्यभट्ट गुप्तकालीन सर्वश्रेष्ठ गणितज्ञ एवं ज्योतिषी थे। उन्होंने ज्योतिष को गणित से अलग शास्त्र माना और दशमलव प्रणाली का विकास किया था। इन्होंने पाई का मान 3.14 माना था, 3.1416 बताया है इन्होंने। ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म सिद्धांत की रचना की थी। सर्वप्रथम यह बताया कि पृथ्वी की सभी वस्तुएं पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, मतलब गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत इन्होंने ही दिया था। बाराहमिहिर भी गुप्त काल के प्रसिद्ध ज्योतिषी थे। इन्होंने पंच सिद्धांत का बृहद संहिता, बृहद जातक, लघु जातक आदि की रचना की थी। प्रश्न 98 देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो ऐहोल अभिलेख जो है यह पुलकेशिन द्वितीय का है। जूनागढ़ अभिलेख जो है यह आपका स्कंदगुप्त का है। नासिक गुहा लेख जो है आपका उसावदत्त का है। और भीतरी स्तंभ लेख जो है जूनागढ़ अभिलेख जो है आपका इनका रुद्रदामन का है। और नासिक गुहा लेख जो है आपका उसावदत्त का है। और भीतरी स्तंभ लेख जो है यह आपका स्कंदगुप्त का है। ऐसे मिलान कर सकते हैं। प्रश्न 99 देखिएगा, यहाँ पर भी मिलान करना है। तो देखिए, महाभाष्य के लेखक कौन थे? पतंजलि थे। कुमार संभवम के लेखक कौन है? कालिदास हैं। अष्टाध्यायी किसने लिखा है? पाणिनि ने। अर्थशास्त्र चाणक्य। इस तरह से आप लोग सम्मिलित कर सकते हैं। प्रश्न 100 देखिएगा, मृच्छकटकम किसने लिखा था? शूद्रक ने लिखा था। पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। मृच्छकटकम शूद्रक की रचना है। यह गुप्त काल का एक दुखांत नाटक है। प्रश्न 101 देखिएगा, गुप्त काल में भुक्ति क्या है? भुक्ति जो है राज्य है, राज्य को भुक्ति कहा जाता था। अब भुक्ति पर ऊपरिक नामक एक राज्यपाल होते थे जो राज करते थे। गुप्त काल में प्रशासन की सुविधा के लिए गुप्त साम्राज्य अनेक प्रांतों में विभाजित था। प्रांत को देश अवनी भुक्ति कहा जाता था। भुक्ति का विभाजन जिलों में और जिसे विषय कहा जाता था। गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था भी देखिएगा, यहाँ पर भुक्ति कहिए या फिर प्रांत कहिए, अवनी कहिए, देश कहिए, ये सब एक ही नाम थे। और प्रांतों के अंतर्गत विषय थे। प्रांत विषयों में बटा हुआ था और जैसे जिला होते थे वैसे जो उसके बाद जो जिले होते थे वो विथि में बटे हुए थे। विथि मतलब तहसील। फिर आपका विथि जो है पीठ में बटा हुआ था। ग्राम से बड़ी इकाई थी, उसके बाद ग्राम होते थे। प्रश्न 102 देखिएगा, किस ग्रंथ में विधवा को पुनर्विवाह की अनुमति दी गई है? तो नारद स्मृति में। नारद स्मृति गुप्त काल से संबंधित एक स्मृति है। इसमें नियोग प्रथा एवं स्त्रियों के पुनर्विवाह की अनुमति दी गई है। मनुस्मृति हिंदू धर्म के संबंध में प्रमुख और सबसे अधिक प्रमाणिक ग्रंथ है। मनुस्मृति में स्त्रियों को वेदाध्ययन का अधिकार नहीं दिया गया है। याज्ञवल्क्य स्मृति में स्त्रियों को सर्वप्रथम संपत्ति का अधिकार प्रदान किया गया है। पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की थी। महाभाष्य पाणिनि की अष्टाध्यायी पर लिखी गई टीका है। प्रश्न 103 दिखेगा, याज्ञवल्क्य स्मृति के प्रसिद्ध टीकाकार कौन है? तो शिलाहार राजा। याज्ञवल्क्य स्मृति के प्रसिद्ध टीकाकार कौन है? तो शिलाहार राजा हैं। पीजीटी परीक्षा 2006 में पूछा गया प्रश्न है ये। शिलाहार राजा अपरार्क याज्ञवल्क्य स्मृति के प्रसिद्ध टीकाकार हैं। अन्य टीकाकार जो भी हैं विश्वरूप, विज्ञानेश्वर आदि हैं। मतलब जो याज्ञवल्क्य स्मृति है इस पर टीका लिखने वाले विज्ञानेश्वर, विश्वरूप और अपरार्क थे।
मालवा के परमार वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं शक्तिशाली शासक शीयक और श्रीहर्ष थे। शीयक कहिए या फिर श्रीहर्ष कहिए। गुजरात के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? मूलराज प्रथम। वाकाटक राजवंश की स्थापना किसने की थी? 255 ईस्वी में जिंद शक्ति ने की थी। प्रश्न 104 देखिएगा। स्कंदगुप्त के समय सौराष्ट्र का गुप्ता कौन था? स्कंदगुप्त के समय सौराष्ट्र का राज्यपाल कौन था? राज्यपाल को ही गुप्ता कहा गया है, तो पड़दत्त था, पड़दत्त। और इसने सुदर्शन झील के निर्माण में योगदान भी दिया था। गुप्त प्रशासन में प्रांतीय शासकों की नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती थी। उन्हें ऊपरी गुप्ता या भूपति कहते थे, राजस्थानी भी कहते थे। इन शासकों का प्रमुख परामर्शदाता कुमारामात्य था। सीमांत प्रदेशों के शासक गुप्ता कहलाते थे। स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से ज्ञात होता है कि उसने सौराष्ट्र प्रांत में पड़दत्त को अपना राज्यपाल नियुक्त किया था। मौर्य काल में सौराष्ट्र की स्थिति जो थी वह अर्ध स्वतंत्र थी। चंद्रगुप्त के समय पुष्यगुप्त और अशोक के समय तुषास यहाँ का गवर्नर होते थे। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से ज्ञात होता है कि सौराष्ट्र में सुदर्शन झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त के समय में हुआ था, तो अशोक के समय में इसमें से नहरें निकलवाई गई थी। पुनर्निर्माण उसने अपने राज्यकाल सुविशाक के द्वारा कराया था। मतलब रुद्रदामन के समय में जो राज्यपाल था वह सुविशाक था और उसने सुदर्शन झील की मरम्मत कराई थी। प्रश्न 105 देखिएगा। स्कंदगुप्त के शासनकाल में सौराष्ट्र का प्रांतपति कौन था? तो कौन था? पड़दत्त था, पड़दत्त। विकल्प पीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न 106 गुप्त साम्राज्य के प्रांतीय राज्यपालों के लिए प्रयुक्त होने वाला पदनाम निम्नलिखित में से क्या है? तो वो है ऊपरी, ऊपरी कहा जाता था। एनबीएस पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। गुप्त साम्राज्य के प्रशासन में कुमारामात्य का राज्य के उच्च पदाधिकारियों का विशिष्ट वर्ग था। प्रशासन की सुविधा के लिए गुप्त साम्राज्य अनेक प्रांतों में विभाजित किया गया था, जिसे देश, अवनी या भुक्ति कहा जाता था। भुक्ति के शासक को ऊपरी कहा जाता था। भुक्ति का विभाजन जिलों में होता था, जिसे विषय कहते थे, और विषय पर विषयपति राज करता था, शासन करता था विषयपति। देवी चंद्रगुप्तम नाटक के रचनाकार कौन है? तो विशाख दत्त हैं। पीजीटी में पूछा गया प्रश्न है ये। अगले प्रश्न पे आइएगा। प्रश्न संख्या 108। यहाँ पर इसकी व्याख्या देख सकते हैं। देवी चंद्रगुप्तम नाटक प्रसिद्ध नाटक है जिसके रचनाकार विशाख दत्त हैं। इस नाटक से गुप्तवंशी रामगुप्त के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। प्रश्न 108 देखिएगा। गुप्तोत्तर काल में महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक परिवर्तन क्या था? तो गुप्तोत्तर काल में महत्वपूर्ण सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन क्या था? सामंतवाद एवं भूमिदान। विकल्प ए। पीजीटी परीक्षा सन 2000 में पूछा गया प्रश्न है। गुप्तोत्तर काल में महत्वपूर्ण सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन सामंतवाद एवं भूमिदान था। गुप्तोत्तर काल में भूमि के दान एवं विभाजन के फलस्वरूप एक नवीन शिक्षित वर्ग का उदय हुआ। सामंतवादी व्यवस्था मूल रूप से सातवाहन एवं कुषाण काल में प्रारंभ हुई थी। गुप्तोत्तरकालीन स्मृतियों में शिल्प एवं उद्योग शूद्र के लिए आवश्यक माने गए थे। प्रश्न 109 देखिएगा। गुप्त काल में भूमि अभिलेखों को सुरक्षित करने के लिए नियुक्त अधिकारी कौन था? तो उसे कहते थे कर्णिक। कर्णिक नामक जो अधिकारी होता था वो भूमि अभिलेखों को सुरक्षित रखता था, कर्णिक। टीजीटी परीक्षा 1999 में पूछा गया प्रश्न है। गुप्त काल में भूमि अभिलेखों को सुरक्षित रखने वाला जो अधिकारी होता था कर्णिक कहलाता था। यह महाअच्छपट्टालिक के अधीन होता था। शौल्किक नामक अधिकारी चुंगी वसूल करता था। ध्रुवाधिकरण जो होता था भूमिकर वसूल करने वाला अधिकारी था। समाहर्ता जो होता था वह राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी होता था, समाहर्ता। प्रश्न 110 देखिएगा। इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न। गुप्त काल में निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त काल में भूमि माप की इकाई थी? कौन सा भूमि माप की इकाई थी गुप्त काल में? तो वह थी निवर्तन। एनबीएस पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। गुप्त निवर्तन जो थी वो भूमि माप की इकाई थी। गुप्त काल में भूमि माप की इकाई निवर्तन, नल। देखिए गुप्त काल में जो भूमि माप की इकाई थी निवर्तन, नल, पुलवायाप, द्रोड़ावाप, आढ़वाप और पाटक, ये सभी भूमि माप की इकाइयाँ थी। जिसमें इसमें एकड़ होता है, बीघा होता है, हेक्टेयर होता है, वैसे ये भूमि माप की इकाइयाँ थी। बौधायन ने भूमि माप से संबंधित निवर्तन शब्द का उल्लेख किया है। बंगाल में भूमि माप की इकाई के लिए पाटक शब्द का प्रयोग किया गया है। गुणधर लेख में 11 पाटक जमीनों का उल्लेख मिलता है। गुप्त काल में आर्थिक दृष्टि से भूमि के कई प्रकार हैं। यहाँ पर देखिए क्षेत्र, खेती के लिए उपयुक्त भूमि, जो क्षेत्र होता था खेती के लिए उपयुक्त भूमि को क्षेत्र कहते थे। वास करने योग्य भूमि, खिल जो होता था, जो भूमि जोती नहीं जाती थी उसे खिल कहा जाता था। अपृहत जो बिना जोती गई भूमि को, जंगली भूमि को अपृहत कहते थे। चारागाह जो होता था पशुओं के लिए चारा योग्य भूमि को चारागाह कहते थे। अमरकोश में 12 प्रकार की भूमि का उल्लेख है अमरकोश में, और इसे अमरकोश में लिखा था अमर सिंह ने, जो गुप्त काल में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबारी थे। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। धन्यवाद आप लोग को। टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, और इसके पहले का वीडियो न देखें प्लेलिस्ट में जाइए, सारे वीडियो देखिएगा। धन्यवाद आप लोग को।
और प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियो हैं सभी घटनाचक्र की पुस्तक से हैं, और ये घटनाचक्र की जो पुस्तक है वह टीजीटी पीजीटी नेट के लिए है, और यह पूरा का पूरा बुक कंप्लीट करा रहा हूँ। तो प्लेलिस्ट को फॉलो करिए, जितने भी वीडियो हैं उसको देखिए, जरूर देखिए। धन्यवाद आप लोग को। नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। घटनाचक्र टीजीटी पीजीटी नेट हिस्ट्री का यह 49वां भाग है, 49वां सीरीज है। अगर इसके पहले का वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, घटनाचक्र टीजीटी पीजीटी नेट हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आइए सीधे प्रश्नों की शुरुआत करते हैं, और यह जो भी प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5500 वन लाइनर क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ तैयार है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, डाउनलोड कर सकते हैं। 6000 क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ टीजीटी पीजीटी ज्योग्राफी के लिए भी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमी किसी भी सब्जेक्ट का किसी भी मीडियम में किसी भी परीक्षा के लिए अगर आपको हैंड रिटेन नोट चाहिए तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप मैसेज ही करिएगा, कॉल बिल्कुल मत करिएगा। जो भी मटेरियल है दोस्तों चार्जेबल है, जो भी मटेरियल है बेहतरीन है। आइए सीधे शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 111 देखिएगा। गुप्त काल में सार्थवाह को कहा जाता था। व्यापारी कारवां का जो प्रमुख होता था उसे सार्थवाह कहते थे। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा और यूपी पीजीटी परीक्षा 2016 में पूछा गया प्रश्न है। गुप्त काल में व्यापारी कारवां के प्रमुख को सार्थवाह कहा जाता था। गुप्तकालीन आंतरिक व्यापार श्रेष्ठी, सार्थवाह, कुलिक और निगम के माध्यम से संगठित होता था। प्रश्न संख्या 112 देखिएगा। गुप्तोत्तर काल में सामान्य ब्याज की वार्षिक दर क्या थी? सामान्य ब्याज की वार्षिक दर क्या थी गुप्तोत्तर काल में? 24% था। जीआईसी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये। गुप्तोत्तर काल में सामान्य ब्याज की जो वार्षिक दर थी वो 24% थी। गुप्तोत्तर काल में व्यापार में गिरावट आई। इस समय अधिक उत्पादन के प्रति लोगों में उत्साह नहीं था, क्योंकि अतिरिक्त उत्पादन का अधिक भाग जमींदार ही ले लेते थे। प्रश्न 113 देखिएगा। गुप्त सोने के सिक्के दिनार का नाम किस भाषा से लिया गया है? तो यह लैटिन भाषा से लिया गया है। जो सोने के सिक्के होते थे गुप्त काल में उसे दिनार कहते थे, और ये जो दिनार शब्द है ये लैटिन भाषा का शब्द है। एनबीएस पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये। गुप्तकालीन सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता था। दिनार लैटिन भाषा से लिया गया शब्द है। रोमन साम्राज्य में स्वर्ण मुद्राओं को दिनारियस कहा गया है, और रोम से ही दिनारियस अरब क्षेत्र में दिनार के रूप में था। आगे भी देखते हैं। नारद स्मृति में भी दिनार शब्द का उल्लेख है। भारत में दिनार का प्रचलन कुषाण युग में होता है। गुप्त शासकों में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्का जारी करने वाला कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम, और यह पहला स्वतंत्र शासक था गुप्त वंश का। प्रश्न 114 देखिएगा। सर्वप्रथम चांदी के सिक्के का प्रचलन किस शासक ने करवाया था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। टीजीटी परीक्षा 1999 में पूछा गया प्रश्न है ये। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य था। इस सिक्के को रुपयक कहा जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक मुद्राओं के अनुकरण पर रजत मुद्राओं का उत्कीर्ण करवाया। इस प्रकार विकल्प ए जो है वह सही है। प्रश्न 115 देखिएगा। निम्नलिखित गुप्त शासकों में से सर्वप्रथम किसने रजत मुद्राएं जारी की? मतलब चांदी की मुद्राएं किसने जारी की थी सबसे पहले? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न 116 देखिएगा। रूपक सिक्के प्रचलन में थे, तो किसके समय प्रचलन में थे? गुप्तों के शासनकाल में प्रचलन में थे। प्रश्न 117। निम्नलिखित साम्राज्यिक गुप्त नरेशों में से सर्वप्रथम चांदी की मुद्राएं किसने जारी की थी? तो चंद्रगुप्त सेकंड ने जारी किया था, मतलब विक्रमादित्य ने। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न 118 देखिएगा। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा कोष कहाँ से मिला है? तो बयाना से मिला है। ये जो बयाना है भरतपुर राजस्थान में स्थित है। एनबीएस पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा कोष राजस्थान के भरतपुर के बयाना में प्राप्त हुआ है। बयाना निधि में सर्वाधिक मुद्राएं जो हैं वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की हैं, फिर क्रमशः कुमारगुप्त की, फिर समुद्रगुप्त की हैं। इस निधि से स्कंदगुप्त के केवल एक ही मुद्रा मिलती है, और गुप्तों के सोने, चांदी और तांबे के सिक्के मिलते हैं। प्रश्न 119 देखिएगा। पंचतंत्र किसने लिखा था? तो विष्णु शर्मा ने लिखा था। टीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये। पंचतंत्र के संकलनकर्ता विष्णु शर्मा गुप्त काल से के ही विभूति थे। पंचतंत्र में प्राचीन काल की अनेक कथाओं का संग्रह है। इसकी रचना अमरकीर्ति नामक राजा के मूर्ख पुत्रों को शिक्षा देकर विद्वान बनाने के उद्देश्य से की गई थी। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देखिएगा। पंचतंत्र का 50 से अधिक भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। रूडगार्टन के अनुसार पंचतंत्र के 50 से अधिक भाषाओं में 200 से अधिक स्वरूप भी उपलब्ध हैं। मुगल काल में पंचतंत्र का फारसी अनुवाद जो है अनवारे सुहेली है। गीत गोविंद के लेखक जयदेव जो हैं बंगाल के अंतिम सेन शासक लक्ष्मण सेन के आश्रित कवि थे। अब गीत गोविंद के लेखक जो जयदेव हैं वह लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। पवन दूत के लेखक जो धोई हैं वह भी लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे।
प्रश्न 120 देखिएगा, प्राचीन भारत का पहला प्रसिद्ध ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता कौन था? तो वह था आर्यभट्ट, जो गुप्त वंश में था, दरबारी कवि था। टीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है ये। आर्यभट्ट भारत के पहले प्रसिद्ध ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता थे। इन्होंने आर्यभट्टियम नामक ग्रंथ लिखा था और ज्योतिष शास्त्र के अनेक सिद्धांतों का इन्होंने प्रतिपादन किया था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देखिएगा, ज्योतिष की सर्वप्राचीन रचना लगध मुनिकृत वेदांग ज्योतिष है। सबसे पुराना यह पुस्तक है ज्योतिष की। वेदांग ज्योतिष ही भारतीय ज्योतिष शास्त्र का मूलाधार है। बाराहमिहिर भी गुप्त काल के प्रसिद्ध ज्योतिषी थे। इस युग के एक अन्य ज्योतिषी जो थे छपड़क फलित ज्योतिष से संबंधित थे। अन्य प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 121, गुप्त वंश के शासनकाल में कौन सा स्थान कला का प्रमुख केंद्र था? कला का प्रमुख केंद्र कौन था गुप्त काल में? तो सारनाथ था। सारनाथ में कई ऐसी मूर्तियां प्राप्त हुई हैं भगवान बुद्ध की जो गुप्तकालीन हैं। तो टीजीटी परीक्षा 2003 में पूछा गया प्रश्न ये। गुप्त काल भारत में कला के क्षेत्र में उपलब्धियों का महत्वपूर्ण केंद्र था। इस काल में बौद्ध कला के मुख्य केंद्र मथुरा, सारनाथ और नालंदा थे। सारनाथ इस समय कला का सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। सारनाथ का धमेक स्तूप जो है वो बुद्ध की विभिन्न मुद्राओं में निर्मित मूर्तियां मूर्तिकला का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। धमेक स्तूप जो है वह 128 फीट ऊंचा है धमेक स्तूप, और इसका निर्माण जो किया गया था धमेक स्तूप का, इसका निर्माण बिना किसी चबूतरे के समतल धरातल पर किया गया है। सारनाथ की बुद्ध मूर्ति जो है अत्यधिक आकर्षक है। यह धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में है। प्रश्न 122 देखिएगा, बृहत संहिता के रचनाकार कौन है? तो बाराहमिहिर हैं। टीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न ये। गुप्तकालीन प्रख्यात ज्योतिष बाराहमिहिर की प्रसिद्ध रचना है पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता और बृहत जातक, लघु जातक, ये सभी बाराहमिहिर की रचनाएं हैं। बाराहमिहिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। कश्मीर के हिंदू राज्य का इतिहास कल्हड़ की राजतरंगड़ी से ज्ञात होता है। राजतरंगड़ी की रचना उसने जयसिंह के शासनकाल में पूरी हुई थी। राजतरंगड़ी की जो रचना हुई थी, कश्मीर के एक शासक थे जयसिंह, इनके शासनकाल में पूरी हुई थी। इसकी रचना महाभारत की शैली के आधार पर की गई है। कल्हड़ लोहार वंश के शासक हर्ष के आश्रित कवि थे और इन्होंने ही राजतरंगड़ी लिखी थी। प्रश्न 123 देखिएगा, निम्नलिखित राजवंशों का सही कालक्रम क्या है? तो देखिए, सबसे पहले आएगा मौर्य वंश, मौर्य वंश के बाद आएगा कुषाण वंश, कुषाण वंश के बाद सातवाहन वंश, सातवाहन के बाद गुप्त वंश, ऐसे ही आना चाहिए। प्रश्न नंबर 1 देखिएगा, नहीं यहाँ पर आएगा, पहले आएगा मौर्य वंश आएगा, मौर्य वंश के बाद आएगा सातवाहन वंश, सातवाहन वंश के बाद कुषाण वंश और कुषाण वंश के बाद गुप्त वंश, ऐसे। टीजीटी परीक्षा सन 2001 में पूछा गया प्रश्न है। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। राजवंशों का सही कालानुक्रम इस प्रकार है कि सबसे पहले मौर्य वंश आता है, तत्पश्चात आंध्र सातवाहन वंश 30 ईस्वी से लेकर 250 ईस्वी, फिर कुषाण वंश। भारत में सर्वप्रथम कुजल कुतुब द्वारा कुषाण वंश का शासनकाल 15 ईस्वी से 65 ईस्वी के बीच था। सबसे अंत में गुप्त वंश आता है और 319 ईस्वी से 550 ईस्वी तक रहता है। प्रश्न 124 देखिएगा, मुद्रा राक्षस किसने लिखा था? तो विशाख दत्त ने लिखा था मुद्रा राक्षस। टीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। मुद्रा राक्षस की रचना विशाख दत्त ने की थी। इस ग्रंथ से मौर्य इतिहास, मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन का प्रकाश पड़ता है। चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल कहा गया है, कुलहीन भी कहा गया है। ढूंढी राज ने मुद्रा राक्षस पर टीका भी लिखी है। प्रश्न 125 देखिएगा, गुप्त काल में किस धर्म का सबसे अधिक विकास हुआ था? तो पौराणिक धर्म का सबसे ज़्यादा विकास हुआ था गुप्त काल में। टीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया प्रश्न है ये। हिंदू धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार पुराणों के माध्यम से संभव हुआ था। पौराणिक धर्म में वैदिक, अवैदिक, जनसाधारण की धार्मिक विश्वासों का समन्वय मिलता है। शिव, विष्णु आदि देवताओं को ग्रहण कर पुराणों ने उन्हें नवीन रूप दिया था। गुप्त राजाओं के काल में पौराणिक धर्म की उन्नति हुई थी। गुप्त शासकों ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी, परंतु इसका दृष्टिकोण पूर्णतया धर्म से हटू था। उदाहरण के तौर पर समुद्रगुप्त ने प्रख्यात बौद्ध विद्वान वसुबंधु को शिक्षक नियुक्त किया था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने वीर सेन एवं बौद्ध आर्म कारदव को क्रमशः अपना प्रधानमंत्री और प्रधान सेनापति नियुक्त किया था। प्रश्न 126, निम्नलिखित में से किसने धर्म महाराज की उपाधि धारण की थी, जिसका औचित्य उसके द्वारा अश्वमेध सहित अनेक वैदिक यज्ञों को संपादित करने से होता था? तो धर्म महाराज की उपाधि किसने धारण किया था? तो प्रवरसेन प्रथम ने। प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे और 1 वाजपेयी यज्ञ किया था। तो यह भी बहुत जानकारी वाली बात है। टीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है ये। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। सातवाहनों की पतनावस्था का लाभ उठाकर बिंद शक्ति नामक ब्राह्मण ने
महाराष्ट्र के नंदीवर्धन को केंद्र बनाकर वाकाटक वंश की स्थापना की थी। इस वंश का पहला प्रसिद्ध शासक जो था प्रवरसेन प्रथम था। वाकाटक वंश का यह अकेला ऐसा शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। इसकी अन्य उपलब्धियां धर्म महाराज भी है। उपाधि जो थी धर्म महाराज थी। प्रवरसेन प्रथम एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण था। इसने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे और 1 वाजपेयी यज्ञ किया था। प्रश्न 127 देखिएगा, कौन गुप्त शासक नहीं था? तो रामगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त यह तीनों ही गुप्त शासक थे, लेकिन देवगुप्त जो था यह उत्तरवर्ती गुप्त शासक था। यह गुप्त शासक नहीं था देवगुप्त। मालवा का उत्तरवर्ती गुप्त शासक था। टीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया प्रश्न है। गुप्त सम्राट के विघटन के पश्चात मगध और मालवा में नवीन गुप्त वंश का उदय हुआ। चक्रवर्ती गुप्त राजवंशों से पृथक करने के लिए इस वंश को प्रवर्ती या उत्तर गुप्त वंश कहा जाता है। प्रवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक कृष्णगुप्त था। अप्सरा लेख से उसे असंख्य शत्रुओं का विजेता तथा अच्छे वंश का कहा गया है। देवगुप्त इसी प्रवर्ती गुप्त वंश से संबंधित शासक था। मधुबन और बांसखेड़ा अभिलेख में देवगुप्त का उल्लेख है, जबकि विकल्प में दिए गए रामगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य जो हैं ये आपके गुप्त वंश के शासक थे। प्रश्न 128 देखिएगा, हर्षवर्धन के शासनकाल में सत्ता केंद्र कौन था? तो कन्नौज जो था सत्ता केंद्र था हर्षवर्धन के शासनकाल में। टीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। कन्नौज का महत्ता 7वीं शताब्दी ईस्वी से बढ़ी थी। पहले यह मौखरी वंश की राजधानी थी। फिर हर्षवर्धन ने उत्तर भारत में अपना विशाल साम्राज्य स्थापित करने लेने के बाद कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। इस समय कन्नौज ने पाटलिपुत्र का स्थान ग्रहण कर लिया था। यह महत्वपूर्ण राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देखिएगा, पुराणों के अनुसार इस नगर की स्थापना पुरुरवा के पुत्र अमावसु के द्वारा की गई थी। इसका एक अन्य नाम महोदय नगर भी है। हिंसांग इस नगर के ऐश्वर्य का वर्णन भी करता है। प्रश्न 129 देखिएगा, हर्ष ने किस विश्वविद्यालय को विशेष संरक्षण दिया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय को विशेष संरक्षण दिया था हर्षवर्धन। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम के समय में हुई थी। हिंसांग ने इस विश्वविद्यालय का विस्तृत विवरण दिया है। हिंसांग के समय यहाँ के प्राचार्य जो थे वह शीलभद्र थे। हिंसांग के अनुसार यहाँ करीब 10,000 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे। यहाँ चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा अनिवार्य थी। इसके अतिरिक्त महायान, बौद्ध धर्म, गणित, दर्शन, ज्योतिष आदि की शिक्षाएं भी दी जाती थी। हिंसांग के अनुसार हर्ष ने 100 गाँवों को नालंदा के खर्च के लिए प्रदान किया गया था। 671 में आए एक अन्य चीनी यात्री सिंह के अनुसार 200 गाँवों को खर्च के लिए दिया गया था। हिंसांग के अनुसार 100 गाँवों को दिया गया था नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च के लिए। और एक यात्री था चीनी यात्री था सिंह, यह मानता है कि 200 गाँव को दान किया गया था हर्षवर्धन के द्वारा। प्रश्न संख्या 130 देखिएगा, इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष पर एक मेले का आयोजन करता था। यह मेला कहाँ लगता था? यह मेला लगता था प्रयागराज में। टीजीटी परीक्षा 2004 में पूछा गया प्रश्न है। अन्य धर्मों से महायान की उत्कृष्टता सिद्ध करने के लिए हर्ष ने कन्नौज में विभिन्न धर्मों एवं संप्रदायों के आचार्यों को विशाल सभा बुलवाई थी। चीनी साक्ष्यों के अनुसार इस सभा में 20 देशों के राजा अपने देशों के प्रसिद्ध ब्राह्मण, श्रमणों, सैनिकों, राजपुरुषों आदि के साथ उपस्थित होते थे। इस सभा की अध्यक्षता हिंसांग ने की थी। साथ ही हर्ष के समय प्रति 5वें वर्ष प्रयाग के संगम क्षेत्र में एक समारोह का आयोजन किया जाता था जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। हिंसांग स्वयं 6ठे समारोह में उपस्थित था। इसमें 18 देशों के राजा शामिल हुए थे। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप लोग को। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा और आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर आपको टीजीटी, पीजीटी, KBS, NBA, DSSB किसी भी सब्जेक्ट का किसी भी मीडियम में किसी भी परीक्षा के लिए अगर आपको हैंड रिटेन नोट्स की आवश्यकता है तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मैसेज ही करिएगा, कॉल बिल्कुल मत करिएगा। जो भी मटेरियल है दोस्तों चार्जेबल है। धन्यवाद आप लोग को। नमस्कार दोस्तों, PCS पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। घटना चक्र टीजीटी, पीजीटी, नेट हिस्ट्री का यह 50वां सीरीज है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। घटना चक्र टीजीटी, पीजीटी, नेट हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। और आप लोग की जानकारी बता दें, 5500 वन लाइनर क्वेश्चन का रामबाण PDF टीजीटी, पीजीटी हिस्ट्री के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, डाउनलोड कर सकते हैं। 6000 क्वेश्चन का रामबाण PDF टीजीटी, पीजीटी ज्योग्राफी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, सिविक्स का, इकोनॉमी का, टीजीटी, पीजीटी, NBS, KBS, DSSB किसी भी सब्जेक्ट का किसी भी मीडियम में किसी भी परीक्षा के लिए अगर आपको हैंड रिटेन नोट चाहिए तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जो भी मटेरियल है दोस्तों चार्जेबल है और जो भी मटेरियल है बेहतरीन है। आप लोग मैसेज ही करिएगा, कॉल बिल्कुल मत करिएगा। आइए सीधे प्रश्नों पे आते हैं। प्रश्न संख्या 131 देखिएगा, हर्ष के काल में भारत की यात्रा किसने की थी? तो हिंसांग ने की थी। टीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है। हर्षवर्धन के समय की सर्वप्रमुख घटना चीनी यात्री हिंसांग के भारत आगमन की है। उसकी उत्कल
उत्कट अभिलाषा महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों द्वारा पवित्र किए गए स्थानों को देखने और पवित्र बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने की थी, जो इन दिनों भारत में सुलभ थे। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उसने तांग शासकों की राजधानी चंगन से भारतवर्ष के लिए 629 में प्रस्थान किया और अपनी भारत यात्रा के ऊपर उसने एक ग्रंथ लिखा जिसे सीयूकी कहा जाता है। अगले प्रश्न पे आइएगा। प्रश्न संख्या 132 देखिएगा। हर्षवर्धन पराजित हुआ था तो किससे पराजित हुआ था? पुलकेशिन द्वितीय से पराजित हुआ था। पीजीटी परीक्षा 2004 में पूछा गया प्रश्न है। हर्ष की विजयों के फलस्वरूप उसके राज्य की पश्चिमी सीमा नर्मदा नदी तक पहुंच गई थी। इधर पुलकेशिन द्वितीय भी उत्तर की ओर राज्य का विस्तार करना चाहता था। ऐसी स्थिति में दोनों के बीच एक अवश्यंभावी युद्ध होना शेष रह गया था। फलतः नर्मदा के तट पर दोनों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को पराजित किया था। पुलकेशिन द्वितीय की एहोल प्रशस्ति हेनसांग का विवरण इस युद्ध के साक्ष्य हैं। प्रश्न 133 देखिएगा। राजा हर्ष की पराजय का संदर्भ किस अभिलेख से मिलता है? तो एहोल अभिलेख से मिलता है। जीआईसी में पूछा गया प्रश्न है ये। प्रश्न 134 देखिएगा। हर्ष के शासनकाल के समय वल्लभी का शासक कौन था? तो ध्रुवसेन द्वितीय था। ध्रुवसेन द्वितीय जीआईसी में पूछा गया प्रश्न है ये। वल्लभी का राज्य आधुनिक गुजरात प्रांत में स्थित है। यहाँ का शासक ध्रुवसेन द्वितीय था। हर्ष का समकालीन था। प्रश्न 135 देखिएगा। पुलकेशिन के एहोल अभिलेख में हर्षवर्धन की किस सेना का उल्लेख है? तो किस सेना का उल्लेख है एहोल अभिलेख में? तो हर्षवर्धन की गढ़ सेना का उल्लेख है। पीजीटी परीक्षा 2006 में पूछा गया प्रश्न है। पुलकेशिन के एहोल अभिलेख में हर्षवर्धन की गढ़ सेना का उल्लेख है। हर्ष और पुलकेशिन के बीच यह युद्ध नर्मदा नदी के तट पर हुआ था, जिसमें हर्ष की पराजय हुई थी। हेनसांग ने भी अपनी यात्रा वृत्तांत में इसका उल्लेख किया है। एहोल लेख के रचनाकार जो हैं रवि कीर्ति हैं। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का सर्वाधिक योग्य एवं शक्तिशाली शासक था। पुलकेशिन द्वितीय ने अपने चाचा मंगलेश और उसके समर्थकों की हत्या करके चालुक्य वंश की गद्दी प्राप्त की थी। प्रश्न 136 देखिएगा। पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख का रचनाकार कौन है? तो रवि कीर्ति है। जीआईसी में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न 137 देखिएगा। पुलकेशिन द्वितीय ने दूतमंडल भेजा था। कहाँ भेजा था? ईरान में। ईरान में दूतमंडल भेजा है पुलकेशिन द्वितीय। पीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है। अरबी विद्वान ताबरी के विवरण से ज्ञात होता है कि पुलकेशिन द्वितीय ने अपने शासन के 36वें वर्ष में फारस के शासक अमीर खुसरो खुसरो द्वितीय के दरबार में दूतमंडल भेजा था। प्रश्न 138 देखिएगा। निम्न में से कौन सी रचना हर्ष द्वारा रचित नहीं है? तो हर्षचरित जो है वह हर्ष द्वारा रचित नहीं है। पीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है। हर्ष ने 3 नाटकों नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका की रचना की थी। हर्ष के जो लेखक थे बाणभट्ट थे। कादम्बरी को संस्कृत साहित्य का श्रेष्ठ उपन्यास माना जाता है। यह भी बाणभट्ट की कृति है। चीनी यात्री हेनसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत सीयूकी नाम से संकलित किया है। प्रश्न 139 देखिएगा। निम्नलिखित में से किस महाकवि ने सती प्रथा का विरोध करते हुए आत्महत्या कर ली थी? तो बाणभट्ट ने। बताइए किस महाकवि ने सती प्रथा का विरोध करते हुए आत्महत्या निम्नलिखित में किस महाकवि ने सती प्रथा का विरोध करते हुए इसे आत्महत्या माना? क्षमा चाहेंगे, आत्महत्या माना। तो बाणभट्ट ने इसे आत्महत्या कहा कि सती प्रथा हो रहा है, यह एक आत्महत्या है। तो जीआईसी प्रतियोगिता परीक्षा 2015 में पूछा गया प्रश्न है। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे जिन्होंने हर्षचरित और कादम्बरी की रचना की थी। बाणभट्ट ने सती प्रथा का विरोध करते हुए इसे आत्महत्या माना है। मेघातिथि ने भी सती प्रथा का विरोध किया है। प्रश्न संख्या 140 देखिएगा। निम्न में से कौन सा नाटक हर्ष द्वारा रचित है? तो देखिए नागानंद, रत्नावली और प्रदर्शिका तीनों हर्ष के द्वारा लिखी गई हैं। तो विकल्प डी जो है वो सही है आपका। हर्ष को संस्कृत के 3 नाटक ग्रंथों का रचनाकार माना जाता है। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। प्रियदर्शिका 4 अंकों का नाटक है जिसमें वत्सराज उदयन के अंतःपुर की प्रणय कथा का वर्णन है। रत्नावली में भी 4 अंक हैं। यह नाटक वत्सराज उदयन और उसकी रानी वासव दत्ता की परिचारिका नागरिका की प्रणय कथा का वर्णन है। और नागानंद जो है बौद्ध ग्रंथों से प्रभावित रचना है। इसमें 5 अंक हैं। प्रश्न 141। नागानंद नाटक का लेखक कौन था? तो हर्षवर्धन था। पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न 142 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुम्मिलित नहीं है? सुम्मिलित नहीं है ये बताना है। तो रत्नावली सुम्मिलित है। मृच्छकटकम के शुद्रक थे, ये भी सुम्मिलित है। मुद्रा राक्षस के विशाखादत्त हैं, यही आपका सुम्मिलित नहीं है। देवी चंद्रगुप्तम के कौन है? विशाखादत्त है। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा? विकल्प सी। मुद्रा राक्षस की रचना विशाखादत्त ने की थी। यह ग्रंथ मौर्य इतिहास मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश डालता है। अन्य तीनों युग्म जो हैं सुम्मिलित है। प्रश्न 143 देखिएगा। निम्न में से कौन हर्ष का दरबारी कवि नहीं है? तो बाणभट्ट हैं, दिवाकर हैं, मयूर भी हैं। भौभूति जो है यह हर्ष के दरबारी कवि नहीं है। भौभूति कन्नौज के राजा यशोवर्मन के दरबारी कवि हैं। कन्नौज के राजा यशोवर्मन के दरबारी कवि कौन है? भौभूति। जबकि बाणभट्ट, मयूर और दिवाकर हर्ष के दरबारी कवि हैं। बाणभट्ट हर्ष के प्रमुख दरबारी कवि थे जिन्होंने हर्षचरित कादम्बरी की रचना की थी। सूर्य शतक नामक 100 श्लोकों का संग्रह मयूर ने किया है।
और प्रसिद्ध गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त का जन्म भी हर्ष के समय में ही हुआ था। प्रश्न 144, कभी बाणभट्ट किस स्थान का रहने वाला था? तो यह कहाँ का रहने वाला थे? यह पाटलिपुत्र मतलब पटना के आसपास के रहने वाले थे, लेकिन यहाँ स्टार बना हुआ है तो देख लेते हैं। पीजीटी परीक्षा 2009 के बाणभट्ट का जन्म औरंगाबाद जिले के वर्तमान बिहार में हुआ था। औरंगाबाद जिले में सोन नदी के किनारे अवस्थित पृथ्वीकुटा नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम चित्रभानु और माता का नाम राजदेवी था। प्रश्न 145 देखिएगा, बाणभट्ट ने किसे हुड़ हरिकेसरी कहा है? तो प्रभाकर वर्धन को हुड़ हरिकेसरी कहा गया है प्रभाकर वर्धन को। यह उपाधि भी थी प्रभाकर वर्धन की। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2015 में पूछा गया प्रश्न है। प्रभाकर वर्धन एक शक्तिशाली राजा था। उसकी उपलब्धियों का विवरण बाणभट्ट के हरचरित में इस प्रकार होता है कि वह हुड़ रूपी हिरण के लिए सिंह और सिंधु देश के लिए ज्वर और गुर्जर को चैन से न सोने देने वाला और गंधार रूपी मस्त हाथी के ये चलता हुआ पुकार है। लाट देश की चालाकी का अंत करने वाला है। मालवा देश की लक्ष्मी रूपी लता को काट देने वाली कुठार के समान है। प्रभाकर वर्धन एक अन्य प्रतापशील से दूर दूर तक विख्यात है। प्रतापशील भी उसकी एक उपाधि थी। प्रश्न 146 देखिएगा, चीनी यात्री हेनसांग के नालंदा आगमन पर वहाँ के किस विद्वान आचार्य ने उसका स्वागत किया था? तो शीलभद्र ने स्वागत किया था जब हेनसांग आया था नालंदा। चीनी यात्री हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आता है। 637 ईस्वी में हेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय गया। इस समय यहाँ के कुलपति शीलभद्र थे। आचार्य शीलभद्र ने नालंदा आगमन पर उसका स्वागत किया। हेनसांग आचार्य के चरित्र और विद्वता की काफ़ी प्रशंसा करता है। उन्हें सत्य और धर्म का भंडार कहता है। लगभग 1.5 वर्ष तक नालंदा में निवास करके उसने योग शास्त्र का अध्ययन किया। उसके बाद वह कई देश की यात्रा करता है, कांची भी जाता है। यहाँ पर देखिए, वह बंगाल, उड़ीसा, धानकटक होता हुआ कांची पहुंचा। अपनी यात्रा के दौर में हेनसांग पुनः नालंदा गया और वहां उसने व्याख्यान भी दिए थे। प्रश्न 147 देखिएगा, यहाँ पर क्रम लिखना है। तो देखिए, सबसे पहले कौन आता है? मेगस्थनी जाता है, फिर फाहियान आता है, फिर हेनसांग आता है, फिर इत्सिंग आता है। पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, तो इस तरह से आप लोग सम्मिलित कर सकते हैं। मेगस्थनी सेल्यूकस निकोटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। 399 से 414 ईस्वी तक वह भारत में रहा। हर्षवर्धन के समय में चीनी यात्री हेनसांग आता है। उसने अपनी यात्रा विवरण के ऊपर एक ग्रंथ भी लिखा है, सीयू की। हेनसांग के समान इत्सिंग चीनी या बौद्ध यात्री था। उसके वापस जाने के बाद भारत की यात्रा पर आया था। प्रश्न 148, बौद्ध वृक्ष को नष्ट करने वाला शासक कौन था? तो शशांक था, जो मालवा का शासक था। विकल्प जो है सही है। गौड़ नरेश या गौड़ का शासक था। पीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है। हर्ष का समकालीन गौड़ नरेश शशांक एक कट्टर शैव था। उसके सिक्कों पर शिव और नंदी की आकृतियां मिलती हैं। हेनसांग के विवरण से ज्ञात होता है कि उसने बोध गया के बुद्ध वृक्ष को कटवाकर गंगा नदी में फेंकवा दिया था और समीप के एक मंदिर से बुद्ध की मूर्ति को हटवाकर शिव की प्रतिमा प्रतिष्ठित करवाई थी। इसके अतिरिक्त उसने पाटलिपुत्र के मंदिर में रखे बुद्ध के चरण चिन्ह पाषाण स्तंभ को गंगा नदी में फेंकवा दिया था। और आर्य मंजूश्री मूलकल्प एक ग्रंथ है जिसमें शशांक को बौद्ध द्रोही भी कहा गया है। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग अंतिम और शासक बृहद्रथ का सेनापति था। पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। पतंजलि उसके अश्वमेध यज्ञ के पुरोहित थे। बौद्ध रचनाओं से ज्ञात होता है कि पुष्यमित्र ने अशोक द्वारा निर्मित 84,000 स्तूपों को नष्ट करा दिया था। ईशान वर्मा कन्नौज के मौखरी नरेश से संबंधित थे, मौखरी वंश से संबंधित थे। उसने मौखरियों को सामंत स्थिति से स्वतंत्र स्थिति में लाया था। इसने महाराज अधिराज की उपाधि भी धारण की थी। प्रश्न 149 देखिएगा, संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण पहला अभिलेख कौन है? तो वो है आपका गिरनार अभिलेख। जीआईसी में पूछा गया प्रश्न है। रुद्रतामन का जूनागढ़ अभिलेख गुजरात के गिरनार पर्वत पर स्थित है। ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण संस्कृत भाषा का यह अभिलेख अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सबसे प्राचीनतम है। इस अभिलेख में संस्कृत काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना प्राप्त होता है। प्रश्न 150 देखिएगा, चालुक्य वंश की राजधानी थी? तो वातापी चालुक्य वंश की राजधानी थी। वातापी का आधुनिक नाम जो है बादामी है। बीजापुर जिले के वातापी नामक प्राचीन नगर का आधुनिक नाम बादामी है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में यह 6ठी शताब्दी ईस्वी में यह चालुक्यों की राजधानी थी। वातापी के चालुक्य राजवंश का वास्तविक संस्थापक जो था पुलकेशिन प्रथम था। प्रश्न 151, अमरावती स्तूप किस जिले में स्थित है? तो यह आपका गुंटूर जिले में स्थित है अमरावती स्तूप। जीआईसी में पूछा गया प्रश्न है। अमरावती स्तूप आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिला में स्थित है और लेखों में अमरावती का नाम धान्यकटक मिलता है। प्रश्न 152 देखिएगा, पश्चिमी भारत की शक सत्ता का पूर्णतः, देखिए यहाँ पर कथन और कारण है। तो पश्चिमी भारत की शक सत्ता का पूर्णतः विनाश कर दिया गया और उसका भूभाग गुप्त साम्राज्यों में शामिल कर लिया गया। कारण क्या है? इसने भूमध्य सागरीय क्षेत्रों के साथ भारत के व्यापार को सुगम बना दिया था। तो बिल्कुल इसमें ए और आर दोनों सही हैं। आर एक कथन की सही व्याख्या कर रहा है। तो देखिए यही बात है। केबीएस पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है।
पश्चिमी भारत का अंतिम शासक जो था रुद्र सिंह तृतीय था, जिसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने परास्त पश्चिमी भारत से शक सत्ता का उन्मूलन कर दिया था। इससे इन्हें पश्चिमी समुद्र तट मिल गया था, जो व्यापार वाणिज्य के लिए मशहूर है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप लोग को। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा और वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। घटनाचक्र टीजीटी पीजीटी नेट हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट है, जाइए सभी वीडियो को फॉलो कर लीजिए। देखिए, कुछ लोगों का प्रश्न यह दिक्कत होती है, कुछ लोगों की शिकायत रहती है कि मैं वीडियो बहुत छोटा छोटा बनाता हूं, 10-12 मिनट का वीडियो बनाता हूं। देखिए दोस्तों, जैसे ही एक टॉपिक आपकी कंप्लीट हो जाती है, उसका एक मास्टर वीडियो आपको मिल जाता है। जैसे मान लीजिए यह टॉपिक आपका गुप्त और गुप्तोत्तर काल था, यह टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया तो उसका एक मास्टर वीडियो आपको मिल चुका है। 152 क्वेश्चन का यह पूरा का पूरा ये आपका PDF था। देखिए, गुप्त और गुप्तोत्तर काल कुल मिलाकर 152 प्रश्नों के सारगर्भित व्याख्या के साथ यह कंप्लीट हुआ है, तो इसका मास्टर वीडियो आपको मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, घटनाचक्र टीजीटी पीजीटी नेट हिस्ट्री मास्टर वीडियो भी के नाम से भी प्ले लिस्ट बनी हुई है। आप वहां जाएंगे, जब मास्टर वीडियो वाले प्ले लिस्ट में जाएंगे तो वहां पर टॉपिक टू टॉपिक आपको मिलेगा। प्रागैतिहासिक काल, सिंधु काल, पाषाण काल और मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्तोत्तर काल, सब कुछ आपको मिलेगा। 600 BC का भारत, ये सब अलग अलग प्लेलिस्ट में, एक ही प्लेलिस्ट में आपको मास्टर वीडियो मिल जाएंगे, जो लंबे वीडियो होंगे 1 घंटे 1.5 घंटे का। तो आप लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से देख सकते हैं। टीजीटी पीजीटी नेट हिस्ट्री घटनाचक्र के नाम से प्लेलिस्ट है, जिसमें 10-12 मिनट का वीडियो है, उसको भी देख सकते हैं। और मास्टर वीडियो देखना चाहते हैं उसको भी देख सकते हैं। दोनों प्लेलिस्ट में बनी हुई है, दोनों प्लेलिस्ट बनी हुई है। धन्यवाद आप लोग को।